जय श्री राम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर से आज हमारी क्लास में ले जा रहे हैं। पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज हमारा सीएमए का जो एग्जाम था ग्रुप 1 का वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब क्लासेस जो है वो जल्दी जल्दी आएंगी, टाइम टू टाइम आएंगी। सो अब जिन भी बच्चों ने ग्रुप 1 की तैयारी नहीं की थी वो इन वीडियोस की हेल्प से अपना ग्रुप 1 भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पकड़ने जा रहा हूँ हमारा जो बुक है, जो हमारा पेपर 8 है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोग जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें आपको ऑलरेडी मैंने जो 2-3 वीडियोस डाली थी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड और कॉस्ट शीट से रिलेटेड, वो आप लोग कर लेना। और कॉस्ट शीट में अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं, 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो हम लोग कॉस्ट शीट पे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर आज हम लोग कॉस्ट शीट पे काम नहीं करने वाले हैं। आज मैं चालू करने वाला हूँ हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका एक और चैप्टर, उसका एक नया चैप्टर, वो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। हम बात यहाँ पे सीएमए की कर रहे हैं। सबको पता है, सबके पास स्टडी मैट आया है। जो भी सीएमए के स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबको एक बहुत जरूरी बात बता दूं कि सबसे पहले आप लोग फोकस करो स्टडी मैट को क्लियर करने का, क्योंकि मैं आपको जो भी एग्जाम इस समय न्यू सिलेबस के बाद से बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट से बन रहा है। तो स्टडी मैट के जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है। कई क्वेश्चन तो आए थे जो रिपीटेड है, जो कि बुक से एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। सो इसलिए आप लोग पहले स्टडी मैट को अच्छे से क्लियर करिए और उसके बाद जब टाइम बचेगा तब हम लोग दूसरे स्कैनर्स वगैरह पे चलेंगे। ठीक है, सो हमने अभी तक कॉस्ट शीट के बारे में सीखा और कॉस्ट क्या होता है, हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये सब चीजें हमने पढ़ ली है। कॉस्ट शीट क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक कॉस्ट शीट, कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या है हमने कॉस्ट शीट में पढ़ा था, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये सब हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में हमारा सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? मटेरियल। सो मटेरियल क्या है, मटेरियल का डेफिनेशन क्या है अगर आप लोग कहें तो देखिए मटेरियल क्या है। मटेरियल इज समथिंग व्हिच इज सैक्रिफाइस्ड और यूज्ड टू प्रोड्यूस समथिंग, दिस इज कॉल्ड मटेरियल। ठीक है, मटेरियल क्या है आपका? मटेरियल रेफर टू द कमोडिटीज सप्लाइड टू एन undertaking for the purpose of consumption in the process of manufacture or rendering service or for transformation into product। यानी कि मटेरियल वो चीज है जिसका इस्तेमाल हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाने में या उसको किसी सर्विस में बदलने में करते हैं। ठीक है, तो मटेरियल के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बताया। अभी मैं आपको कुछ मेन कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आंसर, ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत जरूरी है। पेपर में 1-1, 2-2, 4-4 नंबर की डेफिनेशन पूछी गई है। तो इसलिए सबसे पहला आपको डेफिनेशन उसमें पूछ रहा है, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। फ्रेंड्स, मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ डिपार्टमेंट इन चार्ज रिक्वेस्टिंग द स्टोर कीपर टू इशू सर्टेन मटेरियल्स फॉर जॉब और स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर। अब यहाँ पे ये स्टोर कीपर क्या है और ये इंचार्ज है। देखिए एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जिसमें बहुत सारा मटेरियल थोक में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे उनको एक स्टोरेज रूम बनाना पड़ता है और उस स्टोरेज रूम पे एक स्टोरेज कीपर को अपॉइंट किया जाता है जो सारे मटेरियल का जो है वो करता है, देख रेख करता है। ठीक है, तो क्या है, अब इसे पूछा गया है मटेरियल रिक्विजिशन नोट वो डॉक्यूमेंट है जब जिसके द्वारा इशूड बाय डिपार्टमेंट इंचार्ज रिक्वेस्टिंग द स्टोर, जिसके द्वारा स्टोर कीपर से इशू जो मटेरियल है वो इशू करने के लिए रिक्वेस्ट करी जा रही है। अब देखो क्या होता है, मटेरियल आया, परचेज हुआ, वो चला गया स्टोर में। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे स्टोर कीपर से कि आप हमें इतना मटेरियल इशू करो, तो वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट शेयर करेंगे और उस पर पूरा डिटेल्स दिया जाएगा कि ये मटेरियल इतना क्वांटिटी, इतने रुपए वाला, इतना जो कॉस्ट में आया था, ये सब कुछ हमने इशू किया है। वो मटेरियल फिर फैक्ट्री में जाएगा जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होगा, जहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सो इट इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट ऑथराइजेस इशू ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स एंड देयरबाय शुड ऑथेंटिकेटेड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, मटेरियल रिक्विजिशन का ये नोट का जो ये डेफिनेशन है आप इसको रीड करिएगा। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसमें सीधी सी बात, सिंपल सी बात यही है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट वो नोट होता है जिसके द्वारा हम लोग मटेरियल इशू करवाते हैं स्टोर से फॉर प्रोडक्शन पर्पस। ओके, नेक्स्ट, परचेज रिक्विजिशन। इट इज अ रिक्वेस्ट मेड टू द परचेज डिपार्टमेंट टू प्रोक्योर मटेरियल of given description and of the required quality and quantity within a specified period.
इट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट एंड इट ऑथराइजेस द परचेज डिपार्टमेंट टू इशू अ परचेज ऑर्डर टू सिक्योर मटेरियल्स इंटेंडेड फॉर पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स। देखिए इस सिंपल सी नोट में इतना बताया जाता है, ये फैक्ट्री को दिया जाता है, इसमें जो हम प्रोड्यूस करने वाले, जो हम प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं, उसकी पूरी डेफिनेशन दी जाती है कि इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटी होनी चाहिए। इसमें मीठा जैसे चाय में हम लोग डिफाइन करेंगे इसमें चाय पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, हम नमक तो नहीं डाल दोगे ना, तो इसलिए परचेज रिक्वेजिशन नोट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये पेज नंबर भी बता देता हूँ, आप लोग पेज नंबर नोट कर लेना, पेज नंबर 66। इनकी डेफिनेशन से आप लोग डायरेक्ट बुक में भी टिक कर सकते हैं। हमें स्टडी मैट के, सबका स्टडी मैट सेम ही होता है, कोई चेंज नहीं है। 2022 के सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मटेरियल ट्रांसफर नोट, पेज नंबर 69। मटेरियल ट्रांसफर नोट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द मटेरियल फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट और वन साइड टू अदर साइड और वन जॉब टू अदर जॉब। यानी कि एक ऑफिस, एक कंपनी है, एक कंपनी की 10 ब्रांच है, 10 ब्रांच की 10 ऑफिस है, 10 ऑफिस की 10 फैक्ट्री। तो कौन से ब्रांच से कौन से ब्रांच में कौन सा मटेरियल भेजा जा रहा है, उसके लिए मटेरियल ट्रांसफर नोट बनाया जाता है। ट्रांसफर का मतलब कहीं और ट्रांसफर करना, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है आपका, बस ये 2-3 छोटी छोटी डेफिनेशन थी, आगे भी जैसे डेफिनेशंस आएंगी मैं आपको डिफाइन करता चलूंगा, ठीक है। तो अभी हमने मटेरियल के बारे में पूछा, हमने मटेरियल के बारे में जाना, और साथ में मटेरियल एक फैक्ट्री में, एक ऑफिस में या एक कंपनी में किस तरह से मटेरियल इशू किया जाता है, कहाँ कहाँ करते हैं, उससे क्या क्या नोट्स बनते हैं, वो हमने जाना, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं EOQ के बारे में। EOQ का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, मेरी एक फर्म है वीकेयर स्मार्ट ग्लासेस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं शर्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 1000 शर्ट के लिए मैंने कपड़ा मंगा लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मैं 1000 शर्ट के लिए कपड़ा मंगाता हूँ, अगर मैं एक बार में लाता हूँ कपड़ा, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा। अब मैं जहाँ से मंगाता हूँ वहां से यहाँ तक आने में 700 रुपये किराया लगता है। अगर मैं 1000 शर्ट का कपड़ा 4 बार में मंगाऊंगा, यानी 3 बार ऑर्डर करके मंगाऊंगा, जब जरूरत पड़ेगी तब क्या होगा कि 700 या 2100 रुपये का मेरा खर्चा हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैं एक ही बार में मंगा के रख लूँ। लेकिन अगर मैं एक बार में मंगा लेता हूँ, फिर मुझे रखने के लिए जगह चाहिए, जगह के लिए मुझे एक पूरा का पूरा स्टोरेज रूम बनाना पड़ेगा, स्टोरेज रूम का किराया देना पड़ेगा। नहीं तो अगर मेरा स्टोरेज रूम है तो उसकी मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी, उसका खर्चा रखना पड़ेगा, स्टोर कीपर अपॉइंट करना पड़ेगा। यानी कि एक मटेरियल को ला करके उसे यूज करने में एक बहुत तरह के खर्चे आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मैंने अभी बताया, और स्टोरेज का खर्चा मैंने अभी बताया। और साथ में कई बार क्या होता है, जैसे मैंने किसी को बोला कि भाई मुझे ना, मैं शर्ट खरीदता हूँ 700 रुपये में, तो वो कहता है क्या बात कर रहे हैं, मैं तुझे वही शर्ट 600 में दिला सकता हूँ। तो कहते हैं यार बहुत अच्छी बात है, दिला फिर। तो कहते हैं 50 रुपये कमीशन मेरा। तो अब यहाँ पे कमीशन का खर्चा, किस लिए, खाली मटेरियल खरीदने के लिए। मेरा इसमें नुकसान नहीं है, फायदा ही है, बट खर्चा तो हुआ ना। मटेरियल तो 600 का है, पर 50 रुपये उसका कमीशन हो गया। तो इसलिए मटेरियल को अपने फैक्ट्री में या फिर अपने कंपनी में लाने के लिए जो तरह के खर्चे लगते हैं और उसके बाद इशू करते हैं, तो उस मटेरियल का पूरा खर्चा नोट किया जाता है। आप एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट किसी कंपनी का कॉस्ट तभी ना निकाल पाओगे जब आप उसकी हर तरह की कॉस्ट को ऐड करोगे। यहाँ तक कि एक पैर यहाँ से यहाँ तक क्यों रखा, उसमें कितना खर्चा लग गया, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, देखिए इकोनॉमिक का मतलब सामाजिक, ऑर्डर मतलब ऑर्डर करना है, क्वांटिटी मतलब कितना माप में, यानी कि हम कितना ऑर्डर एक बार में करें जितने में हमारी कॉस्ट कम से कम आए। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एग्जाम्पल दिया 1000 शर्ट का, एक बार में मंगाऊंगा 700 रुपये, लेकिन उसको रखने का खर्चा मेरा है 3000 का, कितना हो गया 3700। बट अगर मैं उसी 1000 टी शर्ट्स को 500 में मंगाऊं तो उधर होगा 1400, लेकिन इधर खर्चा अगर सिर्फ 1000 रुपीज, तो कितना हुआ 2400। कहाँ फायदा हुआ? सेकंड ऑप्शन में। तो इसलिए ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी बताओ, ऐसी इतनी क्वांटिटी बताओ कि जितना हम मंगाएं और जितने में हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, कम से कम कॉस्ट हो। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है √2 इंटू में ए इंटू में ओ डिवाइड बाय सी। आइए देखते हैं। यहाँ पे ए का मतलब है
एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कि इन यूनिट, यानी कि एक साल में मुझे 1000 शर्ट की जरूरत है, 2000 शर्ट की जरूरत है या 5000 शर्ट की जरूरत है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। नेक्स्ट ओ, ओ मीन्स ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट मैंने आपको बताया, ऑर्डर कॉस्ट मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर करने पे मुझे कॉस्ट लगती है। ऑर्डर कॉस्ट मीन्स कि मैंने ट्रांसपोर्ट का मुझे 700 रुपये खर्चा आ गया, या फिर ट्रांसपोर्ट को और डीलर का मिला के मुझे 750 का खर्चा आ गया, तो वो जो ऑर्डर कॉस्ट है एक बार ऑर्डर करने में, मतलब एक बार गाड़ी आई है माल लेके, तो उस एक बार में मेरा 700 रुपये लगा है, तो वो एक बार की ऑर्डर कॉस्ट जो है वो ऐड होती है। नेक्स्ट सी, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब इसे आप कह सकते हैं कीपिंग, यानी कि मटेरियल को स्टोर करके रखने में जो कॉस्ट लगती है, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। गॉट इट? चलिए, सो आपको ये फॉर्मूला पता लग गया, इस फॉर्मूले से हमारा ईओक्यू निकलता है। ठीक है, अब हम इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं जितने हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा हो, और मैं कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट स्टडी मैट से ले रहा हूँ। तो मैं पेज नंबर भी साथ में बताऊंगा, नोट करते रहना और प्रैक्टिस करते चलना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं इलस्ट्रेशन 1 लेता हूँ, पेज नंबर 86। तो इसमें आपसे पूछा है कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आल्सो द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। तो आइए क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कंजप्शन ऑफ मटेरियल। कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब कि मटेरियल कितना यूज होगा एक साल के अंदर। तो कंजप्शन कितना दिया है, यह है इलस्ट्रेशन 1, पेज कितना है 86। कंजप्शन पर एनम ये कितना है 10,000 kg। उसके बाद ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर प्लेस कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट जो मैंने समझाया आपको कि एक बार ऑर्डर करने पे एक बार माल मंगाने पे कितना खर्चा आएगा, ये है 50 रुपीज। उसके बाद कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट पर केजी जो ये रॉ मटेरियल का खर्चा है, परचेज का खर्चा है, रेट, परचेज रेट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 रुपीज पर केजी। ओके, एंड द लास्ट स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है, कई बार आपको अमाउंट देता है और कई बार अगर अमाउंट नहीं देता है तो इसमें परसेंटेज देता है। वो कैसे देता है मैं आपको बताता हूँ। 8% ऑन एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी। देखिए क्या होता है, आपको बोला है कंजप्शन है 10,000 kg का, ठीक है, और ऑर्डर कॉस्ट आ गया 50 रुपीज, और मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज पर केजी, स्टोरेज कॉस्ट है 8%। अभी सर ये 8% क्या है, देखो 8% क्या है, आपको बोला गया है कि जो मेरा कैरिंग कॉस्ट है, जो मेरा स्टोरेज का कॉस्ट है, जो मैं माल रखूंगा वो मुझे 8% लगता है एवरेज इन्वेंट्री पे। एवरेज इन्वेंट्री का यहाँ पे बोलेगा एवरेज इन्वेंट्री या रेट ऑफ मटेरियल या समथिंग कुछ भी। आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो ये परसेंटेज पूछा जाता है, ये परसेंटेज पूछा जाता है इस रेट पर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब कैरिंग कॉस्ट हमको 8% दिया है तो हम 8% निकालेंगे किसका, रेट ऑफ मटेरियल का हम लोग 8% निकालेंगे। कितना आएगा 0.6 पैसे। ठीक है, 0.16 पैसे। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 8% जो है, 8% हमारा एवरेज जो इन्वेंट्री आएगा उसमें हमारा 8% मतलब टोटल है। अब ये देखो 10,000 kg इंटू में 20,000 का 8%, 20,000 का 8% कितना आएगा 16,000। तो यहाँ पे पूछा गया टोटल के हिसाब से, पर अभी मुझे ईओक्यू निकालना है तो इसलिए मुझे पर यूनिट चाहिए। अगर आप सोच, अभी आपको कोई कंफ्यूजन कि सर हम ये रट्टा क्यों लगाए, मैं बताता हूँ। रट्टा मत लगाओ, इसने क्या बोला एवरेज इन्वेंट्री। आप एक काम करो, 8% एवरेज इन्वेंट्री का क्या मतलब है, जो एवरेज इन्वेंट्री यही है कि साल में मुझे लगभग 10,000, जरूरी नहीं होता कि 10 ही रहना चाहिए, लगभग कई बार 20, कई बार 11, कई बार 9, तो लगभग मुझे 10, दैट इज कॉल्ड एवरेज। तो 10,000 और इसका रेट क्या है, रेट इसने बोला 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। अमाउंट चाहिए हमको, अमाउंट केजी नहीं चाहिए। तो 10,000 इंटू 2 कितना हुआ 8% ऑन 20,000। तो ये हमारा कितना आएगा 8%, 1,600 रुपीज। यानी अगर मैं 20,000 अगर रखता हूँ लाकर तो मुझे इतना खर्चा लगेगा। ठीक है, अगर मैं 20,000 लाकर रखूँ, बट अभी मुझे ये पर उस पे चाहिए पर केजी पे, तो जब पर केजी पे मैं निकालूंगा तो हमारा टोटल 10,000 केजी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.16 पैसे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आई थिंक कि मैंने अभी तक जो भी समझाया है इसमें कोई इश्यू नहीं होगा।
हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। मैंने बताया स्टोरेज स्पॉट का परसेंटेज आप डायरेक्टली रेट पे लगा सकते हैं। अगर आपको इसका मतलब जानना था मैंने मतलब समझा दिया। अब हम लोग फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं 2a, ये मतलब एनुअल कंजप्शन 10,000। ऑर्डर कॉस्ट कितने 50 रुपीज पर ऑर्डर, तो ये 50 रुपीज और डिवाइड में सी मतलब आपका ये कैरिंग कॉस्ट कितना निकला हमारा 0.16 2500 यूनिट्स। ठीक है, ये क्या आ गया आपका कि मुझे एक बार में 2500 यूनिट मंगाने पर सबसे ज्यादा कम खर्चा आएगा। अंडरस्टैंड। अब इसने एक चीज और पूछी थी, इसने पूछा था ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स की मुझे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर है आपका ये जो टोटल यूनिट्स हैं, टोटल 10,000 kg डिवाइड बाय कितना, एक बार में कितना मंगा रहा हूँ 2500, तो ये आपका आ गया 4 ऑर्डर। मुझे 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा और 4 बार में जितना भी खर्चा लगेगा वो मेरा सबसे कम खर्चा होगा। अगर मैं एक बार में मंगा लूँ तो सबसे ज्यादा होगा, 10 बार में मंगाऊंगा तो भी खर्चा ज्यादा होगा, 4 बार मंगाऊंगा तो खर्चा सबसे कम होगा। तो हमने आज की क्लास में ईओक्यू के बारे में सब सीख लिया। ठीक है, आइए हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस हाथों हाथ हो जाएगी अच्छे से। ईओक्यू को मैं आज एकदम खत्म कर देता हूँ इसी टॉपिक पे, और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा और क्लासेस लाने की। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और इस पे बेस कराने वाला हूँ, उसके बाद मैं इस ईओक्यू को नेक्स्ट फर्दर लेवल पे लेके चलूंगा। आपके पास स्टडी मैट है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, देखो मेरा काम है आप लोगों को ट्रिक्स बताना, आप लोगों को समझाना, आपका काम है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, सो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एवरेज एनुअल कंजप्शन ऑफ अ मटेरियल। तो कंजप्शन कितना आ गया 18,250, राइट। उसके बाद आपका यूनिट रेट 36.5। उसके बाद आपका स्टोरेज कॉस्ट 20% किस पर पता लग गया, गुड। उसके बाद ऑर्डर कॉस्ट 50। ये क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का आया है और ये मात्र 2 मिनट का क्वेश्चन है, फ्री के नंबर। ट्राई करो। चलिए, जिसने ट्राई किया, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूंगा कि साथ में क्वेश्चन को ट्राई करो। साथ में जो ट्राई करने में जो मजा है वो बाद में करने में नहीं है। अगर आंसर सही निकलेगा तो कमेंट में बिल्कुल बताना कि हाँ सही निकला है। ठीक है, चलिए आंसर निकालते हैं। तो हमारा दे रखा है 2 इंटू में कंजप्शन कितना है 18,250 यूनिट। हमारे को ऑर्डर कॉस्ट चाहिए, ऑर्डर है 50। कैरिंग कॉस्ट 20% किसका, इसका, तो 36.5 का 20% दैट इज 7.3। एंड व्हेन वी कैलकुलेट तो 18,250 डिवाइड बाय 7.3 और ये आपका है 500 EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आई डोंट थिंक कि किसी को कुछ डाउट होना चाहिए। चलो अब हम लोग EOQ पे नेक्स्ट लेवल चलते हैं। अब EOQ में क्या होगा, डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट मतलब देखो क्या होता है, मेरा एक डीलर है, मैंने उससे मटेरियल मंगाया, मैंने उसको बोला भाई 4 बार मटेरियल नहीं, मेरे अकाउंटेंट ने बताया 4 बार मटेरियल लाने से मेरा कॉस्ट कम आएगा। तो वो कहता है भाई क्यों 4 बार मंगा रहे हो, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, काम करो तुम मुझसे 2 बार में ऑर्डर मंगाओ, मैं 2 बार में तुमको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। अरे यार 5% डिस्काउंट रेट पे, मैं फिर अपने कॉस्ट बोला इधर 5% डिस्काउंट दे रहा। अब बताओ कि सबसे कम खर्चा कहाँ है, तुम्हारे EOQ में या फिर जो डिस्काउंट दे रहा उसमें। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। आई होप कि सबको समझ में आ गया मेरा एग्जांपल। तो आइए हम लोग इलस्ट्रेशन 15 करने वाले, इलस्ट्रेशन 15 पेज नंबर 101। एनी डाउट? इलस्ट्रेशन 15 मैं एक बार स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। हाँ चलो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, रोक करके वीडियो को।
अब यहाँ पे बोला है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना और आपको फिर मैं बताऊंगा करना कैसे है। इसमें बोला है अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ स्पेशल प्रोडक्ट व्हिच रिक्वायर अ कंपोनेंट अल्फा। ये बकवास बात है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर। एनुअल डिमांड, साल की डिमांड, एनुअल डिमांड कितनी है, यानी क्या होगी कंजप्शन 8000। कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट किधर क्या है, ऑर्डर कॉस्ट है 200। उसके बाद आपको ये रखा है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, यानी कि इसका रेट दे रखा है, रेट ऑफ यूनिट 400 रुपीज। और आपको दे रखा है कैरिंग कॉस्ट 20। ठीक है, ये इसमें 20 क्या दे रखा है, परसेंटेज। हाँ ये परसेंटेज है फ्रेंड्स, ये बुक में मिस याद रखना, बुक में बहुत ज्यादा मिस प्रिंटिंग होती है। 20 है नीचे आंसर में 20% का रखा है, ऊपर 20 लिखा हुआ है, हम लोग सोचते हैं 20 रुपीज है, तो ये आपको हो गया 20%। ठीक है, अब इसने एक लाइन ऐड कर दी है, द कंपनी हैड बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट एट 4%। अब यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया है, डिस्काउंट एट 4%, लेकिन बट कब, कंडीशन क्या है, ऑन द परचेज ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड बाय द ऑर्डर साइज 4000, ऑर्डर साइज 4000 एट 4000 पर ऑर्डर। हम लोग ईओक्यू निकालते थे 2500 पर ऑर्डर, अब इसने एक बार में बोला 4000 पर ऑर्डर मंगाओ, मैं तुमको इतना डिस्काउंट दूंगा रेट पे। ठीक है, अब इसने आपको बोला है कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ एंड द नेक्स्ट वन इज एडवाइस वेदर द क्वांटिटी और द ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट निकालेंगे EOQ। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है अभी तक? अगर फिर भी कोई भी छोटा सा डाउट अगर रह जाए आप कमेंट में पूछना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिया है 8000, ऑर्डर कॉस्ट 200 और कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ 400। ओके, कैलकुलेट करते हैं, 400 का 20% ये हो गया 80। तो ये 2 इंटू में 8000 इंटू में 200 डिवाइड बाई 80, तो ये आ गया 200 यूनिट पर ऑर्डर। ठीक है, पर ऑर्डर हमको 200 यूनिट मंगानी है, पर ये कह रहा है 4000 यूनिट मंगाओ। चलिए देखते हैं। अब इसने बोला, अब हमारा ए तो निकल गया 2 मिनट में। अब उसने बोला है कि चेक करके बताओ दोनों में से कम कॉस्ट किसमें आएगी। तो आइए चेक करते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं हमारा पार्ट बी, एक लाइन मार देते हैं बीच में। ये होगा एज पर EOQ और ये होगा एज पर डिस्काउंट। ठीक है, पहले हम EOQ से निकालते हैं। तो भैया कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखो एनुअल डिमांड 8000 है, इसकी कॉस्ट क्या है 400 रुपए से। तो परचेज कॉस्ट क्या हो गई, परचेज कॉस्ट 400 इंटू में 8000 कितना होगा, 3 2 3 4 5 32 लाख। कोई इश्यू नहीं है। फिर ऑर्डर कॉस्ट, अब ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक ऑर्डर पे 200 रुपए लगने हैं और मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैंने फॉर्मूला बताया था, टोटल यूनिट चाहिए 8000, पर यूनिट हमें चाहिए पर ऑर्डर हमें चाहिए 200 इंटू में रेट 200, so ये आपका आ गया 8000। कौन दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका रेट ऑर्डर कॉस्ट के बाद आएगा कैरिंग कॉस्ट। यही तरह की कॉस्ट दी गई है ना, और तो भी कॉस्ट दी नहीं है मटेरियल रिलेटेड। 3 तरह की कॉस्ट है, एक परचेज कॉस्ट, एक ऑर्डर कॉस्ट, एक कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है, 20। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है सिंपल सा, जो आपने ये मंगाया है ऑर्डर, जितना आप ऑर्डर मंगाने वाले हो, तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 इनटू में ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 इनटू में रेट। ठीक है, इनटू में रेट इनटू में 20%। सो ये आ जाएगा आपका 200 डिवाइड बाय 2 इनटू में 400 इनटू में 20%, ये आ गया आपका 8000। एंड हियर इज माय वन मोर पॉइंट इज वेरीफाइड EOQ में whenever EOQ is made, order cost and carrying cost, order cost and carrying cost is always equal। ठीक है, जब भी हम लोग EOQ पे कॉस्ट निकालेंगे तो हमारा ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालना, जो ऑर्डर हम मंगा रहे हैं उसको डिवाइड बाय 2 किया, उसका हाफ किया, इनटू में जो रेट है,
और उस रेट पे 20% हमने कैरिंग कॉस्ट लगाया। ठीक है, समझ गए ना क्यों लगाया, ये मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। ठीक है, बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करूंगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, यू आर इन अ सीएमए नॉट इन नर्सरी। नेक्स्ट, एज पर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट से सर, डिस्काउंट से कैसे करेंगे आप देखते हैं। परचेज, परचेज में उसने क्या बोला 400 ना, नहीं 400 नहीं, 400 माइनस में कितना है डिस्काउंट रेट 4%, 4% इंटू में क्वांटिटी है 8000। तो 400 में से अगर हम 4% घटा देते हैं तो 384 इंटू में 8000, ये आ गया 30,72,000। और ये तो 32 लाख था, वो तो 30,72,000 है, तो ये तो बहुत कम हो गया। आगे देखते हैं परचेज कॉस्ट। जरूरी नहीं होता कि कई बार ईओक्यू भी सही हो, कई बार डिस्काउंट अच्छा होता है तो वो लोएस्ट आता है, बट इस क्वेश्चन में क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर कॉस्ट। अब क्योंकि ऑर्डर करना है 4000 यूनिट, सर ये कहाँ से आया, क्वेश्चन में बोला है 4000 यूनिट। 4000 यूनिट कितना, सॉरी टोटल यूनिट कितना है 8000, मंगा रहे हैं 4000 इंटू में कितना कॉस्ट है 200। ये कितना आया 8000 डिवाइड बाय 4000 इंटू में 200, 400 रुपीज, बस 400 रुपीज। यहाँ 8000, चलो ठीक है। नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में क्या बोला था, जितना ऑर्डर मंगा रहे हैं 4000 डिवाइड बाय 2 इंटू में रेट कितना। अब यहाँ पे रेट 400 नहीं आएगा, डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट रेट है आपका 384, जिसका 20%। यहाँ पे बहुत गलती हो जाती है, यहाँ पे ध्यान रखना एज पर डिस्काउंट में डिस्काउंटेड रेट ही आएगा। व्हाट इट 4000 डिवाइड बाय 2 इंटू में 384 इंटू में 20%, 1,53,600। और यहाँ पे गेम पलट गई। ठीक है, करेक्ट है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और ये आपका टोटल आएगा 32,26,000। और यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ रहा था 32 लाख, ऐसे कर देते हैं 16,000। 1626 कौन सा हायर है, डिस्काउंट वाला हायर है, तो सर आप यही लो। ओके, तो यहाँ पर हमारा ईओक्यू बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमारे लेक्चर 2 में हम लोग आज पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ स्टोर्स। कंट्रोल ऑफ स्टोर्स का मतलब है कि क्या होता है, जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री, जिसमें है ना थोक के उसमें क्वांटिटी में माल आता है। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है कि हम एक स्टोर बना के रखते हैं। अब उस स्टोर में है, हम लोग प्रोडक्शन के लिए मटेरियल भेजते जा रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है एक बड़ा ऑर्डर आ जाता है। तो उस बड़े ऑर्डर के आने की वजह से अब हम लोगों को क्या है कि अब वो मटेरियल खत्म हो गया। अब जब हम मार्केट में लेने गए तो मार्केट में भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मटेरियल को खर्च करना, कंज्यूम करना और परचेज करना, इसमें एक बहुत अच्छी गणित और बहुत अच्छा मैथ्स लगता है। तो वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। ये 5 फॉर्मूलाज हमको सिखाएंगे कि कब, कैसे और कौन सा मटेरियल हमें मंगाना चाहिए। ये आपका है मैक्सिमम लेवल। ओके, मैक्सिमम लेवल में आपको बोला गया है मैक्सिमम लेवल इंडिकेट्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल दैट कैन बी हेल्ड इन स्टॉक एट एनी टाइम। The stock in hand is regulated in such a manner that normally it does not exceed this level. इसका मतलब है कि हम लोगों को इतना मैक्सिमम लेवल निकालना पड़ता है कि मुझे 1000 क्वांटिटी ही मैं अपने स्टोर में रख सकता हूँ, तो इसलिए मैं इतना मटेरियल मंगा के रखूँ कि मेरे पास इससे ज़्यादा मटेरियल ना आ जाए। क्योंकि अगर मैंने 1000 से ज़्यादा 1500 मंगा लिया तो 500 मटेरियल मेरा वेस्ट हो जाएगा। वो अगर मैंने बाहर रख दिया, बारिश में भीग गया, सीमेंट की बोरियां बारिश में भीग गई, खराब हो गई, तो इसलिए मुझे क्वांटिटी में मंगाना पड़ेगा, मैक्सिमम मैं कितना अपने स्टोर में रख सकता हूँ। तो अब ये हम कैसे ढूंढेंगे, आइए देखते हैं। इससे कहा हमें यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस में मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन, मिनिमम रेट ऑर्डर ऑफ पीरियड। अब इसका फॉर्मूला का मतलब क्या है ये समझते हैं। रीऑर्डर लेवल का मतलब देखिए, रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि हम ऑर्डर को फिर से कितनी बार मंगा रहे हैं। मतलब कि मैंने 4 महीने बाद मंगाया, 5 महीने बाद मंगाया, या मैं 2-2 महीने के गैप में मटेरियल मंगाता हूँ, इसका मतलब है रीऑर्डर लेवल। ये कैसे निकालते हैं ये अभी हम लोग नीचे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। और रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कॉल्ड रीऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ही रीऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका है अब मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। देखिए इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इसमें बोला गया है कि मैं बार बार मटेरियल कितना मंगाता हूँ और कम से कम मैं कितना मंगाता हूँ, दोनों का जोड़ मिला के, और मिनिमम मेरा कितना खर्चा हो जाता है। मतलब कम से कम फॉर एग्जांपल मैं महीने में 1000 मटेरियल मंगाता हूँ, ठीक है,
1000 मटेरियल मंगाता हूँ, दोनों का टोटल मिला के, रीऑर्डर को EOQ को मिला करके और रीऑर्डर लेवल को मिला के मैं 1000 क्वांटिटी मंगाता हूँ, और महीने में मेरा 800 क्वांटिटी का खर्चा हो जाता है। समझ में आया? 800 का खर्चा हो जाता है, उससे मैं माइनस करता हूँ, यानी मैक्सिमम मैं 200 एक्स्ट्रा मटेरियल अपने पास रखता हूँ। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी। समझ में आया कुछ? अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को आसानी होगा और समझने में। नेक्स्ट है मिनिमम लेवल सेम एज इट इज, जैसे मैंने बताया आपको। मिनिमम लेवल इंडिकेट्स द लोवेस्ट क्वांटिटी बैलेंस ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल विच मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम सो दैट देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। यानी कम से कम मात्रा, हमें कम से कम तो 100 मटेरियल अपने उसमें चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शन ना रुक जाए। ठीक है, सो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस में नॉर्मल रेट ऑफ कंजप्शन, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रेट क्या है? देखिए, रीऑर्डर लेवल यानी EOQ में कि मतलब मैं 2000 क्वांटिटी मंगाने वाला हूँ, और नॉर्मल कंजप्शन कि मेरा 1000 कंजप्शन तो हो ही जाएगा, यानी कि 1000 मेरा यूज होता ही है एक महीने के अंदर, तो इसलिए मेरे पास कम से कम तो 1000 बैलेंस में रहने चाहिए। अंडरस्टैंड? मैंने 2000 क्वांटिटी मंगाई, 1000 मेरा उसमें से यूज हो गया, तो 1000 मेरा बैलेंस रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट महीने मुझे वही 1000 फिर से यूज करनी है। इतना मेरे पास पैकेज में होना चाहिए, ताकि मुझे एट द टाइम कोई दिवाली आ गई, फंक्शन आ गया, कुछ आ गया, तो मेरे को अर्जेंटली ना माल मंगाना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है रीऑर्डर लेवल हम लोग ऊपर से पढ़ते आ रहे थे, आइए देखते हैं। रीऑर्डर लेवल में बोला है व्हेन द स्टॉक इन हैंड रीचेज द ऑर्डरिंग और रीऑर्डर लेवल, storekeeper has to initiate the action to replenish the material. This level is fixed somewhere between the maximum and minimum level in such a manner that the difference of quantity of the material between the reordering level and the minimum level will be sufficient to meet the requirements of production up to the time the fresh supply of material is received. इसमें बोला गया है कि जो मिनिमम लेवल है और ऑर्डरिंग, मतलब जब मैं जो कम से कम मटेरियल मेरे पास रखा है 200 का, और अब मैं 1000 क्वांटिटी मंगाने जा रहा हूँ, तो इसके बीच का इतना गैप रखूँ कि मान लो आज मेरे पास 200 मटेरियल है, समझना सिंपल सी बात है, 200 है, मैंने ऑर्डर किया 1000 क्वांटिटी। अब वो 1000 क्वांटिटी आने में क्या होता है, 4 दिन लग जाते हैं, पर मेरा तो ये 200 सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। अब मैं 2 दिन क्या खाली बैठा रहूंगा, मेरा तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो वो जो क्वांटिटी है, हमें उतनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी अपने पास रखनी चाहिए, उसे कहते हैं रीऑर्डर लेवल। वो कैसे निकलता है? मिनिमम लेवल प्लस में नॉर्मल रेट ऑफ कंजप्शन, नॉर्मल इंटू में नॉर्मल पीरियड टाइम। यानी कि मिनिमम लेवल कितना है, मान लो 200 क्वांटिटी है, ठीक है, 200 क्वांटिटी हम लोग रखते हैं। मिनिमम लेवल हमने ऊपर सीखा कैसे निकालते हैं, तो मिनिमम लेवल और उसमें हम प्लस करते हैं नॉर्मल कंजप्शन, कि मेरा 2 दिन के अंदर 200 मटेरियल खर्च होता है। मान लो 200 तो मिनिमम लेवल हो गया, और 200 मटेरियल मेरा 2 दिन में खर्च होता है, तो ये हो गया हमारा 400, यानी 400 मटेरियल होना चाहिए। क्यों? ताकि अगर मैं 4 दिन में मटेरियल आ रहा है, तो 4 दिन में 400 क्वांटिटी मेरी यूज हो जाए, और उसके बाद मेरे पास मटेरियल आ जाए। अंडरस्टैंड? आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा। देखिए, इसमें जो सेकंड फॉर्मूला है, मिनिमम लेवल प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम, सेम मतलब है कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम, कि जब तक कि माल आ रहा है तब तक में कितना कंजप्शन हो गया, एंड एज इट इज द मीनिंग इज सेम फॉर द थर्ड वन। ये आपको नाम इसलिए ऐसे वेरीफाई करके दिए, कई बार नाम है ना चेंज करके आता है, तो आपको ये नाम जो है क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 5 ही फॉर्मुलाज हैं, उससे बढ़ के कोई फॉर्मुला इसमें नहीं आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट डेंजर लेवल। आइए डेंजर लेवल पढ़ते हैं। इट इज द लेवल एट विच नॉर्मल इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स आर स्टॉप्ड एंड ओनली इमरजेंसी इश्यूज आर ओनली मेड। दिस इज अ लेवल फिक्स्ड यूजुअली बिलो द मिनिमम लेवल। व्हेन द स्टॉक रीचेस द लेवल, वेरी अर्जेंट एक्शन फॉर परचेसेस इज इंडिकेट। This presupposed that the minimum level contains a cushion to cover such contingencies. The normal lead time can't afford at this stage. It is necessary to resort to unorthodox hasty purchase procedure resulting in higher purchase cost. देखिए डेंजर लेवल क्या है? डेंजर लेवल का मतलब एक खतरे का निशान, कि हाँ अब यहाँ तक हमने मटेरियल अपने पास है, अब इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। तो वो डेंजर लेवल कैसे निकलेगा? नॉर्मल रेट ऑफ कंजप्शन एंड इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ऑफ इमरजेंसी परचेज। नॉर्मल रेट ऑफ कंजप्शन यानी कि हम लोग 200 क्वांटिटी यूज करते हैं, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ऑफ इमरजेंसी, कि जल्दबाजी में जब हम माल मंगाएंगे तो 2 दिन के अंदर ही माल आएगा, उससे ज्यादा माल नहीं आने वाला। यानी कि मान लो आज दिवाली है, मेरे पास 1000 मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, अब क्या होता है, अचानक से मुझे 2000 मटेरियल का ऑर्डर आ जाता है। सो अब मैं इमरजेंसी में कैसे, अब मुझे पता है कि इमरजेंसी में तो 2 दिन में ही माल आएगा, तो इमरजेंसी के टाइम पे मान लो कि अब इमरजेंसी टाइम क्या होता है, मैंने डीलर को फोन किया, मैंने कहा कि मुझे मटेरियल चाहिए 4 दिन के, मुझे मटेरियल चाहिए 1000 क्वांटिटी। उसने कहा सर 4 दिन के अंदर मटेरियल आएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी चाहिए, इमरजेंसी है बहुत ज्यादा, मुझे जल्दी चाहिए, मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है। कहते सर ज्यादा से ज्यादा हम आपको 2 दिन के अंदर मटेरियल पहुंचा पाएंगे। दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ इमरजेंसी टाइम।
ठीक है। तो वो इमरजेंसी टाइम का वो जो टाइम है वो, और जो नॉर्मल कंजप्शन है वो, कि जो मेरा नॉर्मल क्वांटिटी है वो जब तक मैं यूज कर रहा हूँ क्या तब तक में वो आ जाएगा, उससे हम लोग डेंजर लेवल की क्वांटिटी निकालते हैं। तो ये 5 लेवल्स हैं जिसमें हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं, और ये लेवल्स हमको हेल्प करते हैं क्या करने में, स्टॉक मेंटेन रखने में, कि हाँ इतना स्टॉक रहेगा, तुम जल्दबाजी नहीं होगी, लॉस नहीं होगा, रेट्स हाई या लो नहीं होंगे, उससे हमारे प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कॉस्ट भी मेंटेन रहेगी। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर सिग्मा इज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ द एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। द रेशियो इज वर्क आउट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? सिंपल सा, हमने साल भर के अंदर कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल गया, ये होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। समझ में आया मेरी बात? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड, वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। देखो ये निकाला क्यों जाता है? ये इसलिए निकाला जाता है ताकि हम ये देख पाएं कि हमारा मटेरियल कितना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, क्या उतना मटेरियल कंज्यूम होने से उतनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, उतना प्रॉफिट हो रहा है, उतनी सेल हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या मटेरियल ज्यादा वेस्ट तो नहीं हो रहा है, और कितना मटेरियल। और ये इसका निकालने का सबसे मेजर रीजन क्या होता है कि मैं साल भर के अंदर 5000 मटेरियल मंगाता हूँ और मैंने यूज किया सिर्फ 2500 मैंने यूज किया और 5000 मैंने मंगाए, तो मैं 2500 स्टॉक में लेके क्यों चल रहा हूँ? जब मेरी साल की कंजप्शन ही 2500 मटेरियल की है, सो मैं 2500 मटेरियल स्टॉक में लेके चल रहा हूँ, मैं इतना घाटा क्यों कर रहा हूँ? ठीक है। हमेशा से क्या होता है, मटेरियल कंजप्शन होता ज्यादा होना चाहिए, मान लो मटेरियल कंजप्शन 1000 होना चाहिए और स्टॉक इन मटेरियल 100 होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दिया, ये फिक्स नहीं बोल रहा हूँ, 1000 और 100। तो इससे क्या है, रेशियो बनेगी, एवरेज बनेगा कि हाँ 10 टाइम्स जो है मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि मैं जितना माल मंगाता हूँ उससे 10 गुना ज्यादा मेरा माल कंज्यूम हो जाता है। समझ में आ गया? कुछ नहीं आया? मान लो मैंने 1000 मटेरियल मंगाया, उसमें से साल भर के बाद मेरे पास सिर्फ 100 मटेरियल बचा है, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे 1000 डिवाइड बाय 100, कितना आया? 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना ज्यादा मेरा मटेरियल कंज्यूम हो रहा है जितना मैं मंगा रहा हूँ, ठीक है। बस 100 मटेरियल बच रहा है, 1000 में से 100 बच रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो आइए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये पेज नंबर 87 पे है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे, पेज नंबर 88, और एक क्वेश्चन है जो कि है आपका इस पे पेज नंबर 80, ये जो आपका है ये क्वेश्चन है आपका एमटीपी से। एमटीपी जून 2023 में MTP 1 जो है ये उसमें क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन हमारे इसके हो गए। एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, और देखिए मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक एक टॉपिक आप लोग करो, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। थकने की जरूरत नहीं है, आधे घंटे की लेक्चर्स हैं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं तो आपको आसान होगा पढ़ने में। सो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया था पेज नंबर 87 का, सो वो है, इसमें हमें सबसे पहले निकालना है रीऑर्डर लेवल। तो सर रीऑर्डर लेवल का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था आपका, अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से देखा, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था मिनिमम, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था मैक्सिमम यूसेज इनटू में मैक्सिमम टाइम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना यूज हम लोग कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम हमको हमारे पास है, तो उसके हिसाब से हमारा रीऑर्डर लेवल के हमें दोबारा ऑर्डर कब करना है वो हमको मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में कंपोनेंट्स, क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिखाया था, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन में कंपोनेंट में हमें बस ढूंढना है कि मैक्सिमम यूसेज कहाँ है। आपको दे रखा है 450 यूनिट्स पर वीक, सो 450 इनटू में मैक्सिमम टाइम। अब मैक्सिमम टाइम यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है टाइम पीरियड, ये रहा रीऑर्डर पीरियड। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी। ए और बी का हमें निकालना है, ये हम लोग पहले निकाल रहे हैं ए का, ये हम निकाल रहे हैं बी का। मैक्सिमम यूसेज आपका कितना है? 450 ही रहेगा, और उसके बाद आपका मैक्सिमम टाइम दे रखा है। अब यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या है? देखिए यहाँ पे है ए 4 to 6 वीक्स और बी का है 2 to 4 वीक्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 4 और कम से कम 2 हफ्ते बी के लिए, और ए के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते और कम से कम 4 हफ्ते। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वाला टाइम चाहिए मैक्सिमम, so maximum हमारा आ गया 6 and for B this is 4, okay, so ये हमारा आंसर आ गया 0327 और ये आपका आ गया 1800, ठीक है।
सो ये हमारी यूनिट्स हो गई कि इतनी यूनिट्स हमारी जो है ये हम लोग रीऑर्डर जब करेंगे ये प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट बी के मटेरियल को, तो हम लोग इतनी क्वांटिटी में करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला किस किस ने याद कर लिया एक बार बताओ। मिनिमम लेवल किस किस ने याद कर लिया। मिनिमम लेवल आपका था क्या क्या है बताइए। मिनिमम लेवल में आपने क्या लिखा था, रीऑर्डर लेवल में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, रीऑर्डर जो हमने निकाला है उसमें से हम माइनस करेंगे नॉर्मल यूसेज इनटू टाइम। नॉर्मल टाइम कि नॉर्मली हम कितना यूज कर लेते हैं और नॉर्मली कितने टाइम में प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच जाता है। सो हमारे पास रीऑर्डर लेवल के लिए रीऑर्डर लेवल हमारा निकल गया ए और बी प्रोडक्ट का, राइट। सो ए का कितना है 2700 माइनस और इसका 1800 माइनस। तो अब हमें नॉर्मल यूसेज यहाँ पे दे रखा है, नॉर्मल यूसेज है 300, वेरी गुड 300 और इनका मल्टीप्लाई हुआ टाइम से। अब इसमें नॉर्मल टाइम कहाँ दे रखा है, नॉर्मल टाइम आपको नहीं दे रखा है। देखिए नॉर्मल टाइम का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है एक एवरेज। जैसे मेरा एक महीने में ना 1000 यूनिट लगता है और अगले महीने में 1500 लगता है, दूसरे महीने में 2000 लगता है। तो मैं जब उसका एवरेज निकालता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार मेरा कम सम लगभग मेरा नॉर्मली मेरा 1500 तक का यूनिट जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल यूसेज। और लगभग कि इतने हफ्ते के अंदर तो मेरा काम हो ही जाएगा। तो जब आपको नॉर्मल यूसेज या फिर नॉर्मल टाइम ना दे रखा हो तब आपका फॉर्मूला लगता है फॉर नॉर्मल, दैट इज मिनिमम टाइम या मिनिमम यूनिट प्लस मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम यूनिट डिवाइड बाय 2। सो अब आपको यहाँ पे मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम फॉर ए, दिस इज फॉर ए के लिए क्या दे रखा है 4 to 6 वीक, 4 + 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5 वीक्स। तो एवरेजली 5 वीक्स के अंदर मेरा कम से कम 5 हफ्ते के अंदर मेरा काम सामान आता है, तो इनटू में 5। फॉर बी के लिए क्या है, बी के लिए है आपका 2 to 4 वीक्स, 2 + 4 डिवाइड बाय 2 ये हो गया आपका 3। एनी डाउट्स, सबको समझ में आ रहा है। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा 1200 और ये हमारा आ जाएगा 99900। गॉट इट। सो हमने यहाँ पे हमारा रीऑर्डर लेवल निकाला, मिनिमम लेवल निकाला। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये आपके लिए ब्राउनी पॉइंट्स हैं। इन क्वेश्चन में कुछ भी बताने, इसमें जो समझाने लायक था वो मैंने आपको समझा दिया। मिनिमम लेवल क्या होता है, मैक्सिमम लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। याद के ये बहुत जनरल चीज है, आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या होता है। और आपको बस ऐसे ही इनके फॉर्मूलाज पे बस वैल्यूज पुट करनी है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी चीजें थी, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल में आपको बता देता हूँ एक बार। एवरेज स्टॉक में मैक्सिमम आप निकाल लेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, मैक्सिमम आप निकाल लेंगे। मैं एवरेज स्टॉक लेवल निकाल रहा हूँ, ठीक है। एवरेज स्टॉक लेवल। अब देखिए एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं, पहले ए का निकालेंगे। एवरेज स्टॉक लेवल हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्टॉक का मतलब कि अभी लगभग मेरे पास कितना स्टॉक है, लगभग कितना स्टॉक है, तो उसे हम कैसे निकालेंगे। पहला तरीका है कि मिनिमम और मैक्सिमम, कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक है उसका डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा, ठीक है। एवरेज का मतलब कितना होता है, जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का एवरेज निकालते हैं, एवरेज इन्वेंट्री, ऐसे ही एवरेज स्टॉक है। सो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, ठीक है। और इसका एक सेकंड फॉर्मूला आपको दे रखा है, इसका सेकंड फॉर्मूला आपको दे रखा है, बट मैं कहूंगा आप उस फॉर्मूला को यूज मत करो। देखो स्टूडेंट्स को क्या होता है ना, मैंने देखा है मेरे भी बैच में काफी लोग थे, बहुत कंफ्यूजन था कि दो में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। मैं आपको बताऊं कि जो आपका सीएमए इंस्टीट्यूट है, सीएमए इंस्टीट्यूट ने बेसिकली इसी फॉर्मूला का यूज किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी फॉर्मूला का यूज करें। और मैं आपको दूसरा फॉर्मूला भी बता दूंगा, बट मैं कहूंगा कि आप लोग इसी फॉर्मूला पर फोकस करें। सो मिनिमम मैक्सिमम लेवल आपका निकल जाएगा, उसे हमने एवरेज कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें और कुछ ऐसा बड़ा चीज नहीं है क्वेश्चन में करने को। आपके पास दो क्वेश्चन मैंने दिए, एक एमटीपी का और एक क्वेश्चन मैंने आपको बुक कर लिया था, दोनों आप ट्राई करो, दोनों के आंसर अच्छे से आएंगे, ठीक है। एमटीपी कौन सा है आपका, जून का जो फर्स्ट एमटीपी है पेपर 8 का, वो मैंने उसमें से क्वेश्चन दिया है। और ये क्वेश्चन सीधा आपका 2 से 4-6 नंबर का आया है, ब्राउनी पॉइंट्स हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करना। खाली 10 मिनट की प्रैक्टिस आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इन्वेंट्री का भी क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, वो एक बार ट्राई कर लेते थोड़ा सा, वो भी छोटा सा ही क्वेश्चन है। सो इन्वेंट्री का जो आपका क्वेश्चन है ये आपको दे रखा है
देखिए इसमें सिंपल सा आपको ओपनिंग दे रखा है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। जब आप इसको निकालेंगे 26 यानी कि 13 के, ये आपका क्या आ गया, ये आपका एवरेज स्टॉक आ गया। इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कितना यूज हुआ, कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। सो हमारा कंज्यूम कितना दे रखा है 78 के डिवाइड बाय 13 के, दैट इज 6। तो 6 टाइम्स आपका जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया कि जितना मैं मटेरियल मंगाता हूँ उसका 6 टाइम्स तक जो मटेरियल यूज हो जाता है और बाकी का जो है बच जाता है, ठीक है। सो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है आप लोगों को, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो लीफो फीफो मेथड से है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे इस क्लास में नहीं डालता हूँ, बहुत ज्यादा मतलब मैं क्या है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी इसे क्लियर करें अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग मतलब क्या एक एक दिन में अगर आप कॉस्ट को इतना लेके चलोगे ना, आपका नेक्स्ट दिसंबर अटेम्प्ट से पहले आपका कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। साथ में और भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप इन वीडियो से इतना टॉपिक अभी लेकर के चलें और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर आपको मैंने टाइम दिया है तो आपको इसमें 3-4 और स्कैनर से क्वेश्चन ले लो या कहीं से क्वेश्चन लेकर के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। आज हम लोग फिर से हमारा जो मटेरियल चैप्टर था उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने मटेरियल में क्या क्या पढ़ लिया, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़े थे, और मटेरियल में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू का कैलकुलेशन पढ़ा था, और साथ में हमने 5 स्टेजेस पढ़े थे, डेंजर लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। ये सब हमने अपनी पुरानी वीडियोस में चेक पढ़ लिया था। जिन्होंने अभी भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर के पेपर 8 के उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग हमारा अब प्राइसिंग मेथड्स देखेंगे। मटेरियल में प्राइसिंग मेथड्स क्या है, देखिए मटेरियल जब आपका जो मटेरियल प्लांट में है, जब वो मटेरियल इशू किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें एक रेट लिखा जाता है कि इस रेट से हमने इशू किया। वो रेट क्या होता है, वो रेट होता है मटेरियल जिसमें हमने मटेरियल खरीदा है, उसमें जो भी हमने पढ़ा था हमने ईओक्यू के अंदर कि हमने क्या क्या उसमें ऐड ऑन किया, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुई या कैरिंग कॉस्ट हुई, वो सब ऐड ऑन करके रेट बनता है, जिस रेट पे हम आगे इशू करते हैं किसको, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ठीक है। सो वो जो रेट है वो भी कैलकुलेशन करने का एक अलग तरीका होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज है जनवरी का महीना, ठंडी का मौसम, और ठंडी में ना आइसक्रीम नहीं बिकती, तो आइसक्रीम हो जाती है सस्ती। तो आइसक्रीम के लिए जो रॉ मटेरियल है वो मिल रहा था 10 रुपए पर पीस। मैं बहुत रेयर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 10 रुपए पर पीस, ठीक है। सो ठंडी के महीने में वो सस्ता था, मैंने क्या किया 100 पीसेस खरीद के रख लिए। अब जून का महीना आ गया, जून में क्या होता है, डिमांड बहुत हाई होती है आइसक्रीम की। सो अब पर पीस रेट है 20 रुपीज, सो सीधा डबल रेट हो गया। तो अब हमें आगे प्रोडक्शन को किस रेट पे कौन सा क्वांटिटी देना है, ताकि वो हमें अब इसमें फाइंड आउट करना है। तो प्राइसिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मटेरियल में कॉस्ट प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, कॉस्ट प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, ओके। सो कॉस्ट प्राइसिंग ऑफ मटेरियल कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। कॉस्ट प्राइसिंग ऑफ मटेरियल के आपके सबसे पहला है, कॉस्ट प्राइसिंग का सबसे पहला जो मेथड है आपका वो है फीफो, फीफो मेथड। फीफो इन द सेंस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके बारे में क्या होता है। नेक्स्ट है लीफो मेथड। अगर ये जो मेथड्स हैं ये आपको पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो इट वाज वेरी बेनिफिशियल टू यू। लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। एंड थर्ड वन इज बेसिक, थर्ड वन इज बेस स्टॉक मेथड, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस, किसी भी मटेरियल का कॉस्ट हमें कैसे निकालना है उसके लिए ये 3 तरह के मेथड्स हम यूज करते हैं, ठीक है। प्राइसिंग के लिए और भी टेक्निक्स होती है। एक तो होता है कॉस्ट प्राइस मेथड, मटेरियल का कॉस्ट प्राइस निकालना, और एक स्पेसिफिक प्राइस होता है, स्पेसिफिक प्राइस हमें निकालना होता है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्राइस ऑफ मटेरियल। स्पेसिफिक प्राइस ऑफ मटेरियल का मतलब कि ऐसा प्राइस जिसमें ना मुझे घाटा हो ना मुझे लॉस हो। मतलब मैंने 10 रुपए का पहले लिया था मटेरियल, आज वही मटेरियल 20 का हो गया, तो मैं आगे कैसे दूं ताकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ऐसा प्रॉफिट आए कि मुझे ना घाटा हो ना लॉस हो, यानी कोई बीच का रास्ता निकालना। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्राइस मेथड। तो स्पेसिफिक प्राइस मेथड में हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट
एवरेज प्राइस मेथड, एवरेज प्राइस मेथड, ओके। नेक्स्ट होता है आपका सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। नेक्स्ट होता है वेटेज एवरेज प्राइस मेथड। मूविंग सिंपल और पांचवा मूविंग वेटेड प्राइस मेथड, ठीक है। ये 5 प्राइस मेथड इसमें होते हैं। इन पांचों में से जो ये लास्ट के 2 हैं ये प्रैक्टिकल तौर पे आपसे नहीं पूछे जाते। देयर इज अ वेरी रेयर चांस कि आपसे इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए पेपर के अंदर, बट इससे आपसे कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब तक नहीं पूछा गया है, अगर आगे पूछा गया तो आपका बैड लक है, ठीक है। सो हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। मैं फीफो लीफो फुल फ्लैश क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है पेपर के अंदर, इस टर्म में भी आया था, ठीक है। बेस्ड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल एवरेज, वेटेज एवरेज, ये 5 मेथड्स जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स गेनिंग टॉपिक्स हैं ये। नेक्स्ट है आपका मार्केट प्राइस। थर्ड टेक्निक है मार्केट प्राइस मेथड। अब ये मार्केट प्राइस मेथड क्या है? देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है जो हमें मटेरियल मिला है। स्पेसिफिक प्राइस क्या होता है? ऐसा कॉस्ट प्राइस निकालूं जो कि स्पेसिफिक हो, जो ऐसा हो जिससे ना मुझे लॉस हो ना घाटा हो। और मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस जो मार्केट में रेट चल रहा है ऐसा मुझे रेट लगा के मटेरियल आगे देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज 10 रुपए का मैंने खरीदा था, लेकिन अचानक से लोगों को जनवरी में गर्मी लगने लगी, लोग आइसक्रीम की डिमांड बढ़ा देते हैं, तो क्या मैं इतना शरीफ तो हूं नहीं कि मैं 10 रुपए में आगे बेचूंगा, राइट? सो मैं ऐसा प्राइस लगाऊंगा ताकि मार्केट में जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। सो मार्केट प्राइस में भी हम लोग 2 मेथड लगाते हैं, एक रिप्लेसमेंट मेथड and the second one is realizable price method and both of are very important। इससे भी इस जून टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। these are ना मार्क्स गेनिंग टॉपिक्स। सो आप इनको अगर स्किप करके जा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा गलत है। मैंने देखा है इस जून टर्म में जो मेरे साथ भी फ्रेंड्स थे उनमें से कईयों को ये टॉपिक्स में भी इशू आ रहा था। फीफो और लीफो हम लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th क्लास से। फीफो लीफो तो टिप्स में आपको आना चाहिए, ये तो पढ़ना भी नहीं चाहिए। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन बनाना आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बाकी इनकी जो टर्म्स है कि फीफो क्या होता है, लीफो क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द रेशियो ऑफ मटेरियल, सिंपल सी लैंग्वेज है। ये वही प्राइसिंग का मेथड है जिससे कि हमें लॉस प्रॉफिट ना हो। हम इस तरह से मटेरियल को आगे भेजें ताकि उसमें आगे चल के मार्जिन वगैरह जोड़ के मार्केट में भेजा जाए जिससे हमारा प्रॉफिट हो, नुकसान ना हो। अंडरस्टैंड? ठीक है। सो मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। थ्योरेटिकल के लिए आपके पास स्टडी मैट है, आप पढ़ सकते हैं। आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके मैं नहीं बताने वाला, बट हाँ जो इनकी टेक्निक्स है, टेक्निक्स में जो क्वेश्चन में आपको इशू आता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका एक और है नॉशनल प्राइस मेथड। नेक्स्ट इज नॉशनल प्राइस मेथड, ठीक है। नॉशनल प्राइस मेथड क्या है? स्टैंडर्ड नॉशनल प्राइस में आपको स्टैंडर्ड प्राइस और इन्फ्लेटेड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस और इन्फ्लेशन प्राइस, सॉरी इन्फ्लेशन प्राइस। अब ये नॉशनल प्राइस क्या है? देखो, नॉशनल प्राइस ऐसा होता है कि ये नॉशनल, पहले आपको पता है नॉशनल का मतलब क्या होता है? नॉशनल प्रॉफिट, मतलब कि अपनी ही जेब से अपने आप को प्रॉफिट देना, अपनी ही जेब से अपने आप को पैसे देना, दैट इज कॉल्ड नॉशनल, ठीक है। सो स्टैंडर्ड प्राइस और इन्फ्लेशन प्राइस यहाँ पे क्या बोला जाता है? यहाँ पे ये बोला जाता है कि एक ऐसा प्राइस जो कि इस समय मार्केट में चल रहा है, ट्रेंडिंग है, उसी प्राइस पे हम बेच। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या हुआ कि एक बार ऐसे दिल्ली में अफवाह फैल गई कि नमक की सप्लाई बंद होगी, लोगों ने 500 रुपए का एक पैकेट नमक खरीदा था, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्राइस।
इन्फ्लेशन प्राइस, महंगाई दर। अभी टमाटर 150 किलो रुपए हैं, लेकिन हमें लेना पड़ेगा। पहले तो 20 रुपए किलो ले रहा था, अभी 150 रुपए किलो है, तो हमें लेना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन प्राइस। ये थोड़ी जिन पे मैंने स्टार मार्क नहीं किया है, वो जो टॉपिक्स हैं वो आपके थ्योरेटिकल में आपसे पूछा जा सकते हैं, बट देयर इज नो चांस, क्योंकि आज तक पूछा नहीं गया है। मैं सिर्फ उन टॉपिक्स पे स्टार मार्क करके आपको वही टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके पेपर में आएंगे, और बिल्कुल आ सकते हैं और आए भी हैं, जो आपके मार्क्स गेनिंग है। ठीक है, तो मैं थ्योरेटिकल आपको नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और फिर हम लोग चलते हैं हमारे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मेथड के ऊपर, कॉस्ट प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। और इसको हम लोग सबसे पहले फीफो मेथड करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग फॉर्मेट सीखने जा रहे हैं कि जितने भी मेथड्स हैं उनका फॉर्मेट सेम ही रहने वाला है, बस टेक्निक्स अलग होंगी। आप बहुत ध्यान से देखना, मैं हर क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, मैं हर टॉपिक का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा, और गारंटी है कि आप उस एक क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमें जब ये बनाना होता है, ये कॉस्ट प्राइसिंग मेथड, फीफो लिफो, ये कौन बनाता है? ये लेजर स्टोर मास्टर बनाता है। इसका जो फॉर्मेट होता है, इसको रटने बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो जो इम्पोर्टेंट है वो हमें इसमें डालना है। सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट होता है? सबसे पहले डेट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट होता है? डेट। उसके बाद आता है पर्टिकुलर इन द सेंस कि क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, रिसीव हो रहा है। मतलब इशू इन द सेंस कि क्या हम लोग इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और रिसीव इन द सेंस क्या अभी मटेरियल खरीद करके लाया गया है। अंडरस्टैंड? और रिटर्न भी होता है। रिटर्न क्या कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 1000 क्वांटिटी का मटेरियल भेजा था, उसमें से 10 क्वांटिटी के मटेरियल को चूहों ने उतर दिया, जो कि अब काम में नहीं आ सकता, तो वो रिटर्न भेज दिया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट, ये पर्टिकुलर हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या आना चाहिए? अब हमारे पास 3 चीजें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आती हैं, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या आता है? रिसीव्ड। देन क्या आता है? इशू। रिसीव्ड, इशू। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस, कि ये रिसीव इशू करके हमारे पास बैलेंस क्या बचा लास्ट में। सो सबसे पहले क्या आएगा आपका? पहले हम 3 कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले आ गया रिसीव, इशू। कुछ बच्चों को है ना थोड़ा ब्लर दिखता है। आप लोगों की YouTube में जो सेटिंग्स हैं उसमें आप लोग अगर सेटिंग्स को ओके करेंगे तो वहाँ पे विजुअलिटी में जाकर के देखिएगा, तो वहाँ पे 360 पिक्सल से अगर आप हाई पिक्चर क्वालिटी करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंस। अब इसमें, इस फॉर्मेट में, इसमें जो कि स्टोर मास्टर बना रहा है, इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आया गया, रेट, कितने रेट में आया, कितने रेट में गया, और अमाउंट। सो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, एंड आवर फॉर्मेट इज रेडी। एनी डाउट्स? आई डोंट थिंक सो। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं, सबसे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं फीफो मेथड, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस मेथड, फीफो मेथड। फर्स्ट राउंड का मतलब कि जो पहले मटेरियल आया है वही मटेरियल पहले इशू किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने जनवरी में एक मटेरियल खरीदा है, तो मैं उस मटेरियल को पहले इशू करूंगा जो कि मैंने फरवरी में खरीदा है। फरवरी को भी रखूंगा, पहले पुराना माल भेजूंगा, जो मैंने पहले खरीदा था उसे मैं पहले इशू करूंगा, फिर जो अभी करंट आया है वो इशू करूंगा। ठीक है, तो ये इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपकी मैं स्टडी मैथ से ही करवा रहा हूँ, कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फीफो और लिफो दोनों मेथड इसी क्वेश्चन से हो जाएंगे। सो आपका सबसे क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 90। इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 90। इसी एक क्वेश्चन में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले इसमें बोला गया है द स्टॉक ऑफ मटेरियल हेल्ड ऑन 1/4/22 वाज 400। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक दे दिया गया है 1/4/22 को, ओपनिंग स्टॉक यानी कि बैलेंस। तो बैलेंस हमें क्या दिया गया है यहाँ पर? 400 यूनिट्स एट 50 रुपीज, 400 एट 50 यूनिट्स, क्वांटिटी 400, रेट 50, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 5420, 20,000। कोई इशू
कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को। नेक्स्ट, अब इसमें बोला है कि 2 अप्रैल को हमने 100 यूनिट्स परचेज करे हैं, तो 2 अप्रैल को परचेज्ड 100 यूनिट्स, ओके, 100 at 55, तो कितना हो गया 5500। इशू कुछ नहीं हुआ तो इशू का कॉलम खाली रहेगा, और उसके बाद बैलेंस में हम इसे प्लस करके नहीं लिखेंगे, हम इसे अलग लिखेंगे ताकि हम वेरिफिकेशन, मतलब देखो क्या इसका रेट है 55, उसका रेट है 50, तो हमें अलग करके दिखाना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे चल के मेथड्स यूज कर पाएंगे। तो 450 20,000 हमारे पास बैलेंस था, न्यू मटेरियल आ गया 100 at 55, ओके, ये हो गया 5500। अब इसमें 6 अप्रैल को इशू किया, 6 अप्रैल को इशू किया, क्या किया, इशू किया 400 यूनिट्स इशू, परचेज नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे है गेम असली, इशू में इसमें क्या है 400 यूनिट्स इशू, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले है वो पहले जाएगा, जो बाद में आया है वो बाद में जाएगा, ठीक है। सो पहले हमारे पास 400 यूनिट्स थे, 4 ही इसने इशू भी कर दिए, तो 400 किस रेट पे, जिस रेट पे वो रखा हुआ है उसी रेट पर इशू कर दिया जाएगा 20,000। ये इशू का मतलब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसका प्रोडक्ट बनाएगा, दुनियादारी के खर्च जोड़ेगा, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट का एमआरपी बनता है, ठीक है। ये इशू मार्केट में नहीं, इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके। सो 20,000 एंड द बैलेंस वाज 100 at 55, ये हमारे पास बैलेंस आ गया। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा करा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 10 अप्रैल को परचेज, 10 अप्रैल को परचेज, परचेज क्या किया इसने 600 at 55, 600 at 55, तो 600 at 55 का है आपका 33,000 इशू नहीं हुआ है, तो ये आपका 100। अब क्योंकि इसका रेट सेम है तो आप इसको लिख सकते हो, भले ही ये आगे बिछा है, पर पेपर में जब आप कर रहे हैं आंसर को, तो मेरा आपको यही वो रहेगा कि आप इसे अलग ही दिखाएं, ठीक है। क्योंकि भले ही रेट सेम है पर परचेज तो अलग हुआ है ना, तो आप अलग ही दिखाइए, ठीक है। 100 और 600 at 55। अगर आपने सेम भी दिखाया तो भी गलत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो भी गलत नहीं है, मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। 5500 33,000। चलिए नेक्स्ट इसने बोला है इशू 13 अप्रैल को इशू, 13 अप्रैल को इशू कितना 400, परचेज हुआ नहीं है 400। अब देखिए 400 आप अलग, अगर आप एक साथ उसे लिखते तो आप एक साथ दिखाते, पर आप हम मेरी तरह अलग करके दिखाएंगे तो इससे क्या इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे के। सो 100 और 300 कैसा हुआ पता लगा ना, जो पहले था वो पहले गया, फिर जो बाद में आया वो बाद में जा रहा है। कितना रेट है 55। अगर मैं एक साथ लिखता तो भी फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे फर्क क्या पड़ रहा है आप लोग ये नहीं समझ रहे, एक छोटा सा फर्क पड़ रहा है। ये मटेरियल खरीदा था 10 अप्रैल, ये मटेरियल जो मेरे पास चल रहा है ये मैंने खरीदा था 2 अप्रैल को, और ये मटेरियल मैंने खरीदा था 10 अप्रैल को। 2 अप्रैल से अभी तक में ये पुराना हो चुका है और एकदम ताजा फ्रेश मटेरियल आया हुआ है, समझ रहे हो, ये फर्क होता है। मैं पुराने वाले को ज्यादा जल्दी निकालना चाहता हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो ये हो गया 5500 और ये हो गया 15 1 ऊपर 15 16,500, और यहाँ पे अब हमारे पास बैलेंस बचा 300 का 55 16,500, ओके। तो सबको ये समझ में आ गया मेथड, इसमें कोई इश्यू है? मैं इस क्वेश्चन को पूरा कराऊं, देखो यही है, इसी को पूरा कराया जाएगा। मैं आपको इसका आंसर भी है, इसमें सेम है हमारा, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है। आई डोंट थिंक इसमें और कुछ है। फीफो मेथड में बस यही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो इससे क्या होगा ना, मैं अगर इसमें चलता रहूंगा टाइम वेस्ट होगा, क्लास बड़ी होती चली जाएगी। और चलो मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो एक पूरा करा ही देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है 13 अप्रैल, फिर उसके बाद 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को क्या हुआ, परचेज 500 यूनिट एट 65, परचेज 500 यूनिट एट 65, 500 यूनिट एट 65 कितना हुआ 5 5 25 6 5 30 32 32,500। इशू नहीं हुआ। अब हमारे पास क्या आ गया 300 और 500, 16,500 और 32,500। नेक्स्ट है आपका इशू 25 अप्रैल को इशू किया गया, कितना इशू 600, परचेज नहीं है 600 है, यानी 300 ओल्ड
जो पहले आया है उसके बाद 300 न्यू से 55 65 ये हो गया 16500, ये हो गया आपका 00 15 वन ऊपर 19 19500 और बैलेंस हो गया आपका 200 दैट इज 610 210 वन ऊपर 612 13,000। एनी इशू? आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट है आपका 25 के बाद 10th मई को इसमें क्या किया, परचेज 800 एट 70, परचेज 800 एट 70, तो क्या हो गया 1 2 3 7 8 जा 56, पर इशू कुछ नहीं हुआ तो ये आपका आ गया बैलेंस 200 और 800 65 और 70 13,000 और 56,000। ठीक है। नेक्स्ट आपका इशू 500 12th मई को, इशू 500 एट व्हाट रेट 200, सॉरी पहले 200 होगा, उसके बाद 300 होगा, 65 70 13,000 and next 21,000 and the balance was 500 at 70 that is 35,000। Any issue? I don't think so। नेक्स्ट है 13th मई को फिर 200 इशू हुआ, 13th मई इशू कितना हुआ आपका 200 कितना 70 पे 14,000, आपका बैलेंस कितना आया 300 एट 70 दैट इज 21,000। एनी इशू? नेक्स्ट है 3 एंट्रीज और है 15th मई परचेज 500 एट 75, अब हुआ परचेज कितना 500 एट 75, तो ये आपका आ जाएगा 2 पर 500 37 37,500। am I right? आइए देख लेते हैं 500 इंटू में 75, हाँ 37,500 करेक्ट, मैथ तो ठीक है। नेक्स्ट है इशू नहीं हुआ है, परचेज हुआ है, बैलेंस आ गया 300 और 500 कितना 70 एट नेक्स्ट वन इज 75 21,000 और 37,500। ठीक है, 2 एंट्रीज और हैं, होप सो इतने में आ जाए, आप लोगों को समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट है 12th जून इशू कितना हुआ है 400, तो इशू देखते हैं 400 300 है पुराने, तो अभी 300 जाएगा, फिर 100 जाएगा, कितना 70 75 7,500 21,000, और फिर लास्ट में आपका बैलेंस बचेगा कितना 475 दैट इज 30,000। ठीक है, अब एकदम लास्ट एंट्री है हमारी परचेज 15th जून परचेज 300 यूनिट्स, परचेज 300 एट 80 दैट इज 24,000, इशू नहीं है, तो ये हो गया 400 बैलेंस पहले का, अभी का 300 75 80 30,000 और 24,000। सो बस इतनी हमारे पास एंट्रीज थी। ठीक है, हाँ और कोई एंट्री नहीं है। सो अब हमारे पास जब लास्ट एंट्री हमारी खत्म हुई तो हमारे पास कितना बैलेंस बचा, ये हमारे पास बैलेंस बचा टोटल मैं इधर लिख देता हूँ, टोटल 700 यूनिट्स बचे, कितने रुपए के 30 और 24 54,000। चेक करते हैं आंसर सही है। FIFO मेथड ये रहा। सो फ्रेंड्स, हमने जो क्वेश्चन पुट किया इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 90, इसमें हमने एक लाइन नहीं पढ़ी, you are required to prepare the store ledger account showing how the values of issues would be calculated under base top method।
एज पर फीफो और लिफो मेथड, ठीक है। सो ये बेस स्टॉक मेथड का क्वेश्चन था, पर हमने सिर्फ इसे फीफो मेथड से सिर्फ सॉल्व किया है। पर हाँ, हमारा टेक्निक, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। अगर आप सेम टेक्निक से और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। फीफो मेथड, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है, ये आपका एज पर फीफो मेथड है, एज पर बेस स्टॉक मेथड नहीं, ठीक है। तो ये आपका एज पर फीफो मेथड है। आप लोगों का अगर ये क्वेश्चन हमने, ये अच्छी बात है, हम लोग एक क्वेश्चन को कई तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको फीफो मेथड करके दिखाया, ठीक है। और नेक्स्ट अब मैं आपको लिफो मेथड इसी में करके दिखा रहा हूँ। मैं और कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन को मैं आपको लिफो मेथड करके दिखा रहा हूँ, फिर सेम क्वेश्चन मैं आपको बेस स्टॉक मेथड पे करके दिखाऊंगा। बेस स्टॉक मेथड क्या होता है? बेस स्टॉक मेथड में हम लोग एक बेस लेते हैं और फिर उस बेस के बाद हम लोग उसे एज लिफो एज फीफो जैसा क्वेश्चन में बोला जाता है उसे सॉल्व करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया था। तो पहले मैं अब आपको लिफो मेथड बता देता हूँ, उसके बाद मैं एज पर क्वेश्चन आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा एज अंडर बेस स्टॉक मेथड, ठीक है। तो फीफो मेथड आपको पता लग गया। नेक्स्ट है लिफो। लिफो मेथड के लिए मैं ये सारी एंट्रीज करेक्ट है, तो मैं एंट्री नहीं उठा रहा हूँ, मैं खाली इशू का पार्ट और बैलेंस का पार्ट रब कर देता हूँ, ठीक है। और ये आपका हो गया यहां से इतना पार्ट रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक देखा, हम लोग अब करने जा रहे हैं लीफो, ओके, अंडरस्टैंड। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? लीफो। आप सेम मेथड, सेम टेक्निक्स और क्वेश्चंस में करके देखेंगे और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। कोई भी इशू आएगा आप मुझे उसमें मैसेज कमेंट्स में या फिर मेरे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। लीफो मेथड करने जाते हैं, आइए। ओपनिंग स्टॉक 400 एट 50 20,000, कोई इशू नहीं है। परचेज किया 100, तो परचेज के बाद हमारे पास बैलेंस क्या आएगा? 400 और 100, कितना? 50 और 55, दैट इज 20K एंड 5500, ओके। सो अब हमने इशू किया, हमने परचेज कर लिया। इशू हमने क्या किया था? मैंने इशू की लाइन मिटा दी। इशू क्या है? 400। तो अब हमने 400 इशू किया है, तो क्या ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट में जो आया है वो पहले जाएगा। तो 400 को हम कैसे करेंगे? इशू किया है 400, तो 100 और 300, 55 और 50। कुछ समझ में आया? फीफो में हमने क्या किया था? जो पहले स्टॉक में था उसे इशू किया और उसके बाद हमने जो लास्ट में आया उसे किया। पर अब हम क्या कर रहे हैं? जो लास्ट में आया है पहले उसे भेज रहे हैं, फिर जो बैलेंस है उसे भेज रहे हैं। तो 100 हमारे पास लास्ट में 100 आया है, लास्ट एंट्री 100 की है, पहले हमने 100 को इशू कर दिया। उसके बाद हमारे पास 400 था, उसमें से 300 हमने इशू कर दिया। एनी डाउट? लास्ट इन जो लास्ट में आया फर्स्ट आउट, वो फर्स्ट पहले जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास रेट आएगा 5500 और 3 15,000, ठीक है। सो हमारा पास बैलेंस क्या बच जाएगा? 100 ऊपर वाले का एट 50 रेट, यानी 5000। एनी डाउट्स? अब मैं लीफो मेथड को नहीं खींचने वाला हूँ, ठीक है। लीफो मेथड मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अब आई डोंट थिंक कि ये इतना बड़ा टॉपिक है, मुझे हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा डीपली समझाना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल है, ये ब्राउनी पॉइंट्स है जो आपको मिलेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। आप कहेंगे मैं जल्दी भगा रहा हूँ, कोई चीज समझा नहीं रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, आपको पता लग गया है। नाम में आपको दे रखा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। लास्ट में 100 यूनिट्स आई थी, 100 यूनिट पहले जा रही है, फिर जो बची वो जा रही है, ठीक है। यही आगे क्वेश्चन में होने वाला है, तो अब मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको फीफो मेथड कराऊंगा बेस स्टॉक पे, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में बोला गया था हम लोग आंसर मैच करके दिखाएंगे। 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, 2 मेथड हमने सीखे आज, लीफो एंड फीफो मेथड। एंड द नेक्स्ट वन इज बेस स्टॉक मेथड। बेस, दिस इज आवर थर्ड बेस स्टॉक मेथड, ओके। अब बेस स्टॉक मेथड को हम लीफो में भी करते हैं, फीफो में भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 90 में आपको बोला गया है कि आपको बेस स्टॉक मेथड के ऊपर लीफो और फीफो दोनों तरीके से क्वेश्चन को करके दिखाना है। तो पहले हम बेस स्टॉक करेंगे एज पर फीफो, ठीक है। फीफो का मतलब क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बेस इसमें बोला गया है 100 यूनिट्स को लेकर चलना है। तो आइए देखते हैं।
ओपनिंग स्टॉक हमको कितना दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 400 यूनिट्स को। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 400 यूनिट्स को। सो 400 यूनिट्स में से 100 जो कि उसने बोला है बेस करना है, हम बेस कर देंगे। 100 at 50, 5300, ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक। दिस इज आवर ओपनिंग स्टॉक 15,000। ये बेस है क्या? बेस स्टॉक है क्या? आपने ये तो बताया नहीं। FIFO क्या होता है बता दिया, LIFO क्या होता है बता दिया, बेस क्या होता है? बेस स्टॉक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेस स्टॉक ऐसा होता है कि हम हमेशा एक क्वांटिटी को ज्यादा समय के लिए नहीं पर कुछ समय के लिए हम लोग उस क्वांटिटी को ये सोच के रखते हैं कि इमरजेंसी में ये क्वांटिटी हमारे काम आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास है ना रेगुलरली 500 यूनिट का ऑर्डर आता है, एक दिन अचानक से 700 यूनिट का मेरे पास ऑर्डर आ गया। अब मैं तो स्टॉक आउट हो गया, अब वो कस्टमर कहीं और चला गया, अब वो हो गया उधर का, मेरा हो गया घाटा। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता। दिवाली का समय चल रहा था और मेरे पास से ना बहुत सारे ऑर्डर्स आते थे। अब मेरे पास तो था लिमिटेड क्वांटिटी, मेरे पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी नहीं थी। ठीक है, अब क्या हुआ, एक कस्टमर है जो कि मेरा रेगुलर कस्टमर है, एक कस्टमर है जो अचानक से आया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं किराने की दुकान में बैठा हूँ, मेरे पास 10 अंडे हैं। ठीक है, एक कस्टमर जो मुझसे रोज 2 अंडे ले जाता है और एक कस्टमर है जो कि आज पहली बार आया है और उसे इमरजेंसी में 10 अंडे चाहिए। वो 10 अंडे मेरे से खरीद के ले गया। उसने कहा मैं आपको 5 रुपए ज्यादा दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे प्रॉफिट है। पर जो रेगुलर वाला आया वो कहता है आपने मेरे को पता है जबकि मैं 2 ले जाता हूँ डेली, आपने क्यों नहीं रखा? अब वो एक दिन के प्रॉफिट के चक्कर में मेरा रेगुलर वाला कस्टमर चला गया। तो मैं चाहता तो 12 अंडे मंगा करके अगर मैं 2-4 एक्स्ट्रा मंगा के रखता तो मैं उसे दे सकता था। मेरा रेगुलर कस्टमर तो खराब नहीं होता, प्रॉफिट भी होता, रेगुलर कस्टमर भी खराब नहीं होता। अब एक दिन का बिजनेस के चक्कर में मेरा रेगुलर बिजनेस चला गया और रेगुलर बिजनेस के चक्कर में मेरा एक दिन का प्रॉफिट चला जाता। तो इसलिए हम एक बेस बना के रखते हैं कि मैं बेस में एक ऐसा क्वांटिटी बना करके रखूं जो इमरजेंसी में मुझे काम आए। तो ये 100 क्वांटिटी यहाँ पे बोला गया है कि 100 क्वांटिटी हम बेस में लेके चलेंगे ताकि ये बेस क्वांटिटी हमें आगे चल के मदद करे। ठीक है, तो अब बस अब इसमें और कुछ भी नया नहीं था, यही था। इसी पे अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एज पर FIFO जैसे हम करते आए। ठीक है, आइए। परचेज हमने किया 155, इशू नहीं किया, तो ये अब आपका आएगा 100, 300 और 100, 50, 50 और 55, 5K, 15K और 5500। कुछ दिक्कत लग रही है? कुछ दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है जो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है, बस उसमें हम एक बेस को लेकर चल रहे हैं। बेस को लेकर चल रहे हैं और 300 जो कि 400 था वो 300 हो गया है। अब बस उसी के साथ से एडजस्टमेंट होगी। आइए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इशू कितना किया हमने? पहले इशू किया है 400 है तो 3, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो 3, 50, 55, 15K, 5500 बेस स्टॉक बचा है अभी। ठीक है, कोई दिक्कत? परचेज बेस स्टॉक एज इट इज है। परचेज हुआ 600, 50, 55, 5000 और 33,000। नेक्स्ट इशू 13 अप्रैल को हमने इशू किया 400 यूनिट्स, तो 13 अप्रैल को हम लोग 400 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। बेस स्टॉक नहीं चढ़ेंगे 55 पर, 4520, 22,000, 200 बचा 11,000। चलिए नेक्स्ट परचेज हुआ 500, इशू नहीं हुआ, तो ये आ गया आपका। ये यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने गलती करती है, हमें बेस स्टॉक शो करना था, हमने नहीं किया। 50, 55, दैट इज 5K एंड 11K। उसके बाद परचेज हुआ नहीं तो 100, 200 और परचेज कितना 500। ये हमें शो करना पड़ता है, हमें एक क्वांटिटी शो करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्टेप वाइज आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, इसलिए इसे आपको अच्छे से शो करना पड़ेगा। 50, 55 और 65, दैट इज 5K, 11K और 32,500। छोटा मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, अगर कुछ इशू हो रहा हो तो आई एम सॉरी। नेक्स्ट परचेज हो गया आपका इशू 25 अप्रैल को इशू 600। कैसे जाएगा 600? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले 200, सॉरी ये इधर आएगा, पहले 200 और फिर 600 है ना, हाँ 400, दैट इज 55, 65, दैट इज 11K, दैट इज 4, 1, 2, 4, 5, 22 पर 4, 6, 4, 26,000। और बैलेंस का बेस स्टॉक है और 100 स्टॉक है।
55, 65, 65 और 5K बैलेंस का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को भी यहाँ तक दिक्कत आ रही हो अगर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह हम छाए हुए हैं, जहाँ पे भी चाहो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका परचेज 800 ऐड ऑन करेंगे 100, 100, 800। हाँ, ये हमने करा था 70 में, तो ये हुआ 5K, 65, 100 और 56K। कोई इशू? कोई इशू नहीं है। इशू हमने किया 12 मई में 500 और उसके बाद नेक्स्ट किया 200, तो 500 पहले हो गया 100 और 400, दैट इज 65 और 70, 28,000, 6500 और बैलेंस हमारे पास आएगा 100 और 400। ये है 50, ये है 70, 28,000 और ये 5,000। इसके बाद 200 हमने इशू किए 1000, ये यहाँ पे इशू हो रहा है, एक मिनट, ये मैंने वैल्यू में डाली यहाँ पे। 400 का क्या रेट था? 70, यानी कि 28K। उसके बाद यहाँ पे 200 इशू हुआ तो 100 बेस रहेगा और 200 आपका बैलेंस, तो ये आ गया 50, 70, दैट इज 5,000 और 14,000। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 500 परचेज, सो हमारे पास बैलेंस आ गया 100, 200, 500, 50, 70 और 75। सो ये आपका आ गया 5K, 14K एंड 37,500। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर 400 यहाँ पे इशू किया गया है, 400, यानी कि 400 कैसे इशू करेंगे अब यहाँ पर हम लोग? 400 हमारे पास 200 बैलेंस है, तो यहाँ पे हम लोग 200 लेंगे पुराना और 200 लेंगे नया। 70, 75 और ये आपके पास आ जाएगा 14,000 और ये आपके पास आएगा 0, 0, 10 वन ऊपर 15,000 और अब बैलेंस आपके पास है 100 और 300, दैट इज 50 और 75, 5K और 15 वन ऊपर 7, 21, 22, 22,500 एंड द लास्ट एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन 380। ये परचेज आने के बाद हमारे पास बैलेंस बचेगा 100, 300, 300, रेट 50, 75 और 80। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा 50, ये हो गया 5K, ये हो गया 0, 0, 22,500 और ये हो गया 24K। चेक करते हैं बुक से आंसर। सो लास्ट में 100, 300, 300, 5K, 22,500 और 24,000। तो ये हमारा आंसर मैच हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इसका लीफो मेथड से कैसे करेंगे? सिंपल से है, मैंने आपको बता दिया। मैं फिर से वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊं, सो इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताने के बाद भी अगर आपसे अभी भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सो माय फ्रेंड यू वांट मोर प्रैक्टिस। ओके, सो ये हमारा फीफो मेथड से हमने आपसे मैच करके दिखाया। लीफो मेथड से भी बेस का क्वेश्चन कंप्लीट किया जा सकता है। तो लास्ट क्लास में हमने जो किया था हमारा, वो था हमारा लीफो, फीफो और बेस्ड ऑफ मेथड। अब नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं हमारा एवरेज और सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, और उसके बाद हम लोग रिप्लेसमेंट और वो करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में देखो है क्या, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। इसमें होता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग जो रेट होता है ना, उस रेट का एक एवरेज, एक ऐसा रेट निकालते हैं जिससे ना हमें घाटा हो, ना हमें लॉस हो, ना हमें ज्यादा फायदा हो, ना कुछ हो, जो कि हमारे प्रॉफिट के हिसाब से हो। तो इसमें हम लोग पहले एंट्री डालते हैं, फिर हम लोग इशू प्राइस डालेंगे। और मैं इस क्वेश्चन को भी पूरा नहीं करा रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को पूरा कराने से ना ओनली दिस वाज ओनली टाइम वेस्ट। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन है छोटा, एंट्रीज कम ही है, बट फिर भी या अगर आप चाहो तो मैं पूरा करा देता हूँ। चलो छोड़ो, मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन में करा देता हूँ। सबसे पहला है, इसमें कोई बैलेंस स्टॉक नहीं दिया है। इससे पहले हम लोग सिंपल एवरेज से कर रहे हैं। परचेज है 100 यूनिट्स 1 मार्च को, 1 मार्च 2022। परचेज 100 यूनिट्स एट व्हाट रेट? 10।
दैट इज 1000। सो बैलेंस आ गया, इशू कुछ भी नहीं है, 110 दैट इज 1000। ओके, नेक्स्ट परचेज 2 तारीख को 200, सॉरी परचेज है 200 एट 10.2 और ये आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, इन्होंने पॉइंट में ले दिया, दिक्कत कर दी। 10.2 इंटू में 200, ये है 2040, इशू नहीं है, तो 100 200 10 10.2 1000 और 2040। अब इन्होंने इशू किया है 250 यूनिट्स टू जॉब एक्स 3, इशू परचेज नहीं है, 250 यूनिट्स। अब इसमें कोई अलग लिखने की जरूरत नहीं होती, इशू में हम इसका एवरेज निकालेंगे। इसका एवरेज कैसे निकालना है? इसका एवरेज बहुत सिंपल है, दोनों का रेट है, दोनों का रेट को प्लस करो और डिवाइड करो और आंसर आ जाएगा 10 प्लस 10.2 डिवाइड बाय 2, क्या आएगा आपका? 10 प्लस 10.2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10.1। तो यहाँ पे यूज होगा, ये मैं ड्रॉप कर दूं, तो 10.2 ये कैसे आया? ये हमें वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप ऐसे लिख के आ गए दिमाग से। वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा कि दोनों के रेट को प्लस किया है, 10 प्लस 10.2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10.1। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई 10.1, ठीक है, और 10.1 से जब हम लोग 10.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 को, तो हमारा आंसर आएगा 2525 और 50 यूनिट्स बचेंगी। 50 यूनिट्स का अब देखो 3040 था रेट, ठीक है, 3040 माइनस में 2525, अब रेट मैटर नहीं करता, अब जो बैलेंस अमाउंट है वही लिख दीजिए। अगर आपको रेट शो करना है तो आप डिवाइड बाय 50 करिए, रेट आपका सेम ही आएगा 10.3, और अगर आप रेट शो नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ के बाद लोग रेट इशू शो नहीं करते हैं, आप भी ना ही करें तो बेटर रहेगा। अगर आप ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे तो सीएमए में जो टीचर बैठे हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हैं और फिर आपकी लंका लग जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ इशू 250 यूनिट्स, ये हो गया हमारा, ये हमारा थर्ड नहीं 5 मार्च था। नेक्स्ट 7 को हमने परचेज किया, परचेज को मैं पी लिख रहा हूँ 200 10.5, ये आपका है 2100, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 50 एट 515 और ये आपका आ जाएगा कितना है 200 10.5 2100, ठीक है। अब फिर से इशू होगा, नहीं अभी परचेज हुआ है 10, परचेज कितना है 300 है 10.8, 300 है 10.8 दैट इज 3240, ठीक है। इसके बाद आएगा 50 200 और 10.8, नहीं 200 और 300, ये आ गया आपका 515 2100 3240। उसके बाद इशू हुआ 13 को इशू, देखो इसीलिए मैंने अभी अपना मन बदला था कि मैं आपको करके दिखाऊंगा क्यों, वो रीजन अब आएगा, ठीक है। यहाँ पे इशू किया गया है 200 यूनिट्स। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे एक मुश्किल है, यहाँ पे 50 यूनिट्स है, 200 है 300 है, दोनों के रेट पता है, 50 का रेट हमने निकाला था पर ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, जब हम सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज में काम करते हैं ना, हमें ये मालूम चलता है हमारे पास हम लोग फीफो मेथड पे काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि डू योर क्वेश्चन एज पर, जैसे बेस स्टॉक में बोला गया था कि बेस स्टॉक मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व करो एज पर फीफो और एज पर लिफो। नो, एवरेज रेट पे हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि जो पहले मटेरियल पड़ा है मैं वही निकालूंगा, क्योंकि आमतौर पर यही होता आया है और यही होता है। आपके पास पहले से पड़ा हुआ माल है जो एक्सपायरी होने वाला है 2 महीने में, और एक फ्रेश माल आ जाए जिसकी एक्सपायरी 2 साल की है, तो आप पहले एक्सपायर होने वाला बेचोगे कि जो पहले एक्सपायर नहीं होने वाला उसे बेचोगे? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो
क्या होता है कि जब अब हम ये जो 50 यूनिट्स बचा, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो 50 यूनिट्स है वो जो एकदम लास्ट में परचेज हुआ है ये उसका 50 बचा है। तो 300 का रेट क्या हुआ, 300 का रेट हुआ 10.8, 200 का रेट हुआ 12.5 और 50 का रेट क्या हुआ, 50 का रेट हुआ 10.2। कोई दिक्कत? अब इसने बोला है 200 मुझे इशू करने हैं, ठीक है, 200 हमें इशू करने हैं। तो हम इन तीनों के जितनी क्वांटिटी बची है इन तीनों के रेट्स का हम एवरेज निकालेंगे, दैट इज सिंपल एवरेज। ठीक है, 5 बार होती है यहाँ पे, 5 बार खरीदा गया तो 5 का एवरेज निकलता, 10 बार 10 का निकलता। ठीक है, 50 के लिए रेट कैसे लिया गया, जो लास्ट रेट था वही 50 के लिए लिया गया। तो यहाँ पे आएगा 10.2 प्लस में क्या है 10.8 सॉरी 10.5 प्लस में 10.8 डिवाइड बाय 3 एंड द एवरेज। ये कैसे आ गया, या कैसे 10.2 प्लस 10.5 प्लस 10.8 डिवाइड बाय 3 दैट इज 10.5। 10.5 से जब 200 मल्टीप्लाई होगा आंसर इज 2100। और उसके बाद हम लोग इसे टोटल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसे टोटल में भी लिख सकते हैं। 550 था, इसमें 200 चला गया, अभी बचा 350। 350 का रेट कितना बचा, टोटल अमाउंट क्या था 3240 प्लस 2100 515 माइनस में 2100, फाइनल अमाउंट बचा 375 करेक्ट। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 13th हो गया, फिर 18th इशू 200 अब ये 200 कैसे इशू करूंगा मैं, अभी इशू 200 कैसे इशू करूंगा मैंने कहा ना एकदम लास्ट वाले को माना जाता है कि अब मैंने वाले जब 200 किया था तो 50 डेढ़ से इसमें तो 50 और इसमें से लिया होगा। तो अब इन दोनों का रेट लूंगा, इन दोनों का है 10.5 और 10.8, 10.5 प्लस 10.8 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 10.5 10.8 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10.65। सो इसका आंसर आपका आ जाएगा लास्ट में, इसका आंसर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2130 एंड द लास्ट आंसर इज 150 1625। ओके, नेक्स्ट है 20 नंबर एंट्री, परचेज 100 एट व्हाट रेट 11। सो 1100 इशू नहीं हुआ है। सो यहाँ पे आएगा आपका कितना हो गया 250, 1100 इसे प्लस किया तो 2725। उसके बाद लास्ट इशू हुआ है 150 21 इशू 150 किसको लेंगे, जो लास्ट रेट है वो और उसके लास्ट का वो, तो 10.8 प्लस में 11 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10.9 और इसका आपका आंसर आएगा 1635 एंड द लास्ट 100 यूनिट हमारे पास बैलेंस बचता है एट 1090 और ये आंसर के साथ हमारा आंसर मैच हुआ। ओके, यहाँ पे आपका सिंपल एवरेज मेथड कंप्लीट हुआ। चारों हमने मेथड्स जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। अब हम लोग करने जा रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड, सेम क्वेश्चन पे हम लोग वेटेज एवरेज मेथड करेंगे। वेटेज एवरेज मेथड कैसे करते हैं आइए देखते हैं। चलिए ये रख कर देता हूँ। सबसे पहले हमने परचेज किया, इशू कुछ नहीं था 100 एट 1000। अब इसमें रेट का कुछ लेना देना नहीं है, वेटेड सिंपल, बहुत सिंपल, इतना इजी कि मैं क्या बताऊं। परचेज किया 200, इशू कुछ नहीं किया, कितना बचा 300, 1000 और 240 2040 कितना हुआ 300 1040। अब मैंने इशू किया फिफ्थ को कितना 250 मैंने इशू किया, क्या रेट आएगा सिंपल 3040 में 300 का रेट डिवाइड बाय 300 यानी कि 10.133 इंटू में 250 यानी कि 2533 कितना बचा 50 यानी कि कितना बचेगा 2533 माइनस में 3040 507। कोई दिक्कत नहीं, जितना टोटल अमाउंट जितना टोटल क्वांटिटी दोनों को डिवाइड करो आंसर आएगा। क्या बैलेंस अमाउंट
डिवाइड बाय बैलेंस क्वांटिटी। एनी इशू? आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट है परचेज 200 300, इशू कुछ नहीं है, ठीक है। मैं धड़ आगे करूँ 50 200 250, 2100 में 507 प्लस करो 2607, फिर 250 300 550, 3240 में 2660, 3240 में 2660 कितना 5847। उसके बाद इशू 13 को इशू कितना किया है, 13 को 200 इशू किया, 14 को भी 200 सिंपल है। रेट 5847 डिवाइड बाय 550 कितना है 10.6 इंटू में 200 2126 इसे माइनस करेंगे 5847 से तो आएगा 1595 और 1595, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लास्ट 350, यहाँ पे आएगा 5847 माइनस का 2126, यह 3721। उसके बाद आपका आता है 150 का 1595। उसके बाद हमारा लास्ट क्या है, परचेज है 100, ये सब हटा दो, 100 यानी 250 हो गया, 1100 को इसमें प्लस के दो 2695 और इशू किया लास्ट में कितना 150। सो 150 यहाँ पे इशू किया, 150 यहाँ पे इशू किया रेट पे 2695 डिवाइड बाय 250 दैट इज 10.78 मल्टीप्लाई में 150 1617 माइनस में 2695 ये है 1078। इतना इजी था, 2 सेकंड भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को करने में। 150 250 गया तो ये 100 यूनिट का 1078 बचा है। चेक करते हैं आंसर करेक्ट है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहाँ पे हमारे पांचों मेथड के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग करने जा रहे हैं हमारा रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड के लिए क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 96 ऑफ योर स्टडी बैंक 96। ओके, सो अब ये रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड होता क्या है? व्हाट इज रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड? रिप्लेसमेंट प्राइस इज द प्राइस व्हिचएवर इज एट दैट मार्केट राइट नाउ, यानी कि वो प्राइस जो कि इस समय मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, ठीक है, इस समय मार्केट में चल रहा है, उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस। उस प्राइस पे हम लोग मटेरियल को इशू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 रुपए का मटेरियल कोई फर्क नहीं पड़ता, 500 का, अगर 100 रुपए मार्केट प्राइस है तो 100 में इशू किया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है और रिप्लेसमेंट प्राइस हमको दिया गया है। क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट प्राइस हमेशा दिया जाएगा, कोई ये मत सोचना कि दिए नहीं देंगे कब, तो कब पता लगेगा? रिप्लेसमेंट प्राइस क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले आपका है, इसमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कब का? 1 मार्च। ओके, ओपनिंग बैलेंस 400 at 4 दैट इज 1600। ओके, नेक्स्ट 10th मार्च, ये हुआ आपका रिसीव मतलब परचेज 100 4.10 दैट इज 410। ये हो गया आपका 400 410। इसमें अगर आप है ना 100, इसमें अगर आप इसको प्लस करके भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेट का काम ही नहीं है। आपको जो रेट दिया जाएगा वो क्या जाएगा? सबसे सिंपल है, मुझे मेथड लगता है वेटेज, और ये इसमें आपको टोटल करना है, टेंशन ही नहीं कोई रेट की। इसमें तो जो आपको दिया है वो बस डाल दो बस। टोटल 500 कितना हुआ? 2010। उसके बाद इशू है 15 मार्च को, 15 मार्च को इशू किया है 300 मार्केट प्राइस। अब 15 मार्च को इशू किया है, 15 मार्च का मार्केट प्राइस है 4.20, तो 4.20 हमको यहाँ पे दिया गया, तो ये आएगा आपका, और 3 4 जा 12 नहीं, 3 4 जा 6 और 3 4 जा 12, तो ये 1260 और यहाँ पे 200 बचेगा। 1260 में माइनस करेंगे 800 750। एम आई करेक्ट? या बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है आपका रिसीव 17 मार्च। रिसीव कितना हुआ? 204.3 860, ठीक है। टोटल कर देंगे 400 यूनिट्स एट 15 60 यानी 1610, ठीक है। नेक्स्ट है 17 मार्च 20 मार्च को आपने क्या किया?
इशू किया 250, इशू किया 250 सॉरी इशू किया है 250, परचेज कुछ नहीं है, 250 इशू किया है। क्या किया है, ये हमने इशू किया था 20 मार्च को, तो 20 मार्च को आपको 4.4 जो है आपको दिया गया है रेट, ठीक है 4.4, ये आपका रेट, आप यहाँ पे आपका रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा 1100 और क्वांटिटी बचेगी 150 और इन दोनों को माइनस करके डिवाइड करेगा 510, ठीक है। नेक्स्ट 20 मार्च के बाद 25 मार्च, उसके बाद 400, मुझे ये बहुत आसान इशू लगता है, ये कराना ही मतलब टाइम वेस्ट लगता है मुझे कि इतना इजी है ये। 25 मार्च 400 रिसीव 400 एट 4.5 यानी कि ये आपका हो गया 1800, उसके बाद इसका कुछ नहीं है और ये आ गया आपका 550 एट, ये आपका 510 था, 510 उसमें प्लस किया यानी 2310। नेक्स्ट आपका इशू कब हुआ 26 को, 26 मार्च इशू, रिसीव कुछ नहीं है, इशू क्या है 200, तो 200 हमने इशू किया, इशू रेट है 4.6, तो ये आ गया आपका 920 और ये टोटल आ गया आपका, एक सेकेंड, 200 4.6 ये हो गया 920 और ये लास्ट में आपका बैलेंस बचेगा 350 और ये हम उसमें से माइनस करेंगे तो आएगा आपका 1390, यहाँ के रेट हमने कुछ नहीं भरे हैं। नेक्स्ट 27 मार्च और उसके बाद आपका है रिसीव 100 एट 4.6 यानी 460, ये आ गया आपका 100 यानी कि 450, 460 को इसमें प्लस करेंगे यानी कि 1450 और 1850। उसके बाद लास्ट एंट्री 38 मार्च को इशू किया है 300, 30 मार्च का रेट है 4.8 और ये आपका हो गया 1440 and the last quantity remains 150 at 410। So यहाँ पे रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड भी कंप्लीट। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड आपने देख लिया, मार्केट में जो प्राइस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बस पुट करना है, कैलकुलेट करना है, खत्म। फॉर्मेट है, कैलकुलेशन है, रेट है, बस मेरी तरह ऐसे टेपना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग रिप्लेसमेंट के बाद अपना लास्ट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मटेरियल्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी मटेरियल चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक अब हम लोग आज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे लेबर पे, मटेरियल का आज क्लास खत्म हो जाएगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। सो ये स्टैंडर्ड प्राइस मेथड होता क्या है? What is standard price method? Friends, standard price method is the material price when at same predetermined rate of standard price irrespective of the actual purchase cost of the material. Standard price cost is usually fixed after taking into consideration the current price. ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्राइस पे आपसे क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। स्टैंडर्ड प्राइस का आपका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस करंट प्राइस प्लस मार्केट ट्रेंड, करंट प्राइस प्लस मार्केट ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड यानी कि अभी करंट प्राइस क्या है प्लस मार्केट में ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से रेट निकाला जाता है। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यूनिट इनटू में कॉस्ट पर यूनिट प्लस प्राइस वेरिएशन यानी कि यूनिट इनटू में कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, प्लस प्राइस वेरिएशन और डिवाइड बाय टोटल यूनिट। सो हमारा आंसर आएगा स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, ठीक है। टोटल यूनिट से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, ताकि पर यूनिट आंसर आए। सो ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि इस पे कोई बेस क्वेश्चन है तो मैं उसी को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं, ठीक है। आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 10 ही है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 10 में बोला गया स्टॉक्स आर इशूड एट अ स्टैंडर्ड प्राइस एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर डन। The debit balance of price variation of 1st January is 20.
and show the stock account for the material for the month of January, indicating how you would deal with the difference in material price variance when preparing the P&L account। ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने पूछा है, इसको हम लोग धीरे आगे करेंगे। P&L अकाउंट कैसे दिखाते हैं। सो आपसे अब इसमें पूछा गया, इसको आपने इसमें आपको दे दिया वेरिएंस कितना है। वेरिएंस यहाँ दे रखा है 20 रुपीज, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया, जब हम लोग इशू करेंगे, मैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 97। क्वेश्चन इजी है, मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सीधा फॉर्मूले में पुट करके दिखा देता हूँ आपको। उसी फॉर्मूला में पुट करना है, बाकी सब थ्योरी जैसे मैंने बताई अब तक सब कुछ वही सेम चलता आएगा, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। सो यहाँ पे आपको दे रखा है, जैसे जब आपको देता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक में ये बार बार नहीं निकाला जाता, हर बार ये एक ही बार निकाला जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो। और आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10, ये यूनिट क्या है, ये ओपनिंग यूनिट है, ठीक है। 10 इंटू में उसकी कॉस्ट क्या है 240, उसकी कॉस्ट क्या है 240, और उसका वेरिएंस क्या है 20, और डिवाइड बाय टोटल यूनिट, डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितना है 10। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इधर हम लोग पूरा यूनिट का प्राइस निकाल रहे हैं, उसमें वेरिएंस ऐड कर रहे हैं, उसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रेट हमारा आएगा 2420 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 242। बस दिस इज आवर इशू प्राइस, दिस इज आवर इशू प्राइस। पुट इट इन इश्यूज एंड देन फाइनलाइज द चार्ट ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। अंडरस्टैंड? कोई इशू नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। और यहीं पे हमारे पांचों मेथड्स जो थे कॉस्टिंग के वो खत्म हो गए, मटेरियल प्राइसिंग के। और यहाँ पे अब हमारा मटेरियल का जो लेक्चर था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से लेबर के ऊपर चलेंगे, ठीक है। मैंने छोटी छोटी क्लासेस डाली ताकि इजीली आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकें। और मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं, पर फिर भी इन वीडियो से खत्म होते ही कम से कम नहीं तो 2 क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करना हाथों हाथ, उसके बाद आप ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलने वाले। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।